हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जूलॉजी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास 6 नंबर क्लास है जूलॉजी में, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग इपिथेलियल टिश्यू को पूरा का पूरा खत्म कर दिए थे। तो इपिथेलियल टिश्यू के बाद आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है हमारे पास क्या, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होते हैं? देखिए, सेल जंक्शन जो है, ये दो सेल के बीच का जंक्शन होता है। ये दो सेल के बीच का कम्युनिकेशन करने वाला एक जंक्शन है। जैसे 1 मिनट के लिए ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास एक यह सेल है, यह दूसरा सेल है, ठीक है। तो ये सेल 1 है और यह सेल 2 है। हमारे पास दो सेल हमारे पास है। अब दोनों सेल क्या है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्शन रखा हुआ है, और ये जो कनेक्शन है एक दूसरे से रखा हुआ, इसी कनेक्शन का नाम है सेल जंक्शन। और ये कनेक्शन किस प्रकार का होता है? ये कनेक्शन होता है स्ट्रक्चरल, यानी संरचनात्मक रूप से कनेक्शन रखता है। फंक्शनल, यानी कि क्रियात्मक रूप से यहाँ पर रखा जाता है कनेक्शन। तो ये सेल जंक्शन जो है, यही सेल जंक्शन जो है, ये सेल जंक्शन एक प्रकार का कनेक्शन है। एक प्रकार का क्या है, कनेक्शन है। किसके किसके बीच का? ये एक सेल और दूसरे सेल के बीच का, यानी कई सेल भी रहेंगे तो वो आपस में कनेक्शन रखेंगे। स्ट्रक्चरल कनेक्शन और फंक्शनल कनेक्शन। मतलब क्या हुआ इसका? स्ट्रक्चरल कनेक्शन, फंक्शनल कनेक्शन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है सपोर्ट करता है एक सेल दूसरे सेल को। किस मामले में? तो सपोर्ट द सेल्स टू कीप देम टुगेदर टू कम्युनिकेट। मतलब यह सेल उस सेल को और वह सेल इस सेल को सपोर्ट करेगा एक दूसरे के साथ रहने में, और साथ ही साथ एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखने में, यानी एक दूसरे से बातचीत करने में, एक दूसरे को हेल्प करने में, कम्युनिकेशन करने में, संचार व्यवस्था करने में, एक दूसरे के बीच में क्या रखेगा, एक दूसरे के बीच में ये कनेक्शन रखता है। और इसी कनेक्शन का नाम है सेल जंक्शन। अब सेल जंक्शन जो होते हैं वो मुख्यतः आप देखिएगा इपिथेलियल टिश्यू में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वैसे अन्य टिश्यू में भी पाए जाते हैं, लेकिन कह रहा है आपके एनसीईआरटी का ये लाइन है कि सेल जंक्शन आर फाउंड इन अदर टिश्यू। मतलब ये फाउंड पाए जाते हैं। देखो, सेल जंक्शन क्या है, वो फाउंड है, वो फाउंड पाए जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं, फाउंड है कहाँ, अदर टिश्यू में एज वेल। मतलब ये अच्छे तरीका से सभी में पाए जाते हैं, बट परंतु मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन इपिथेलियल टिश्यू। लेकिन ज्यादातर ये इपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको कहा गया कि भैया सेल जंक्शन जो होंगे वो पाए तो जाएंगे अन्य टिश्यू में, लेकिन ये सबसे ज्यादा इपिथेलियल टिश्यू में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो सेल जंक्शन होते हैं, ये सेल जंक्शन आपको 3 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। सेल जंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। अब ये पहला होता है टाइट जंक्शन। पहला जो है आपका टाइट जंक्शन, दूसरा है अधेरिंग जंक्शन, और तीसरा है गैप जंक्शन। अब देखिए, जो टाइट जंक्शन होता है, अगर इसके विषय में कहा जाए तो इस टाइट जंक्शन का नाम से ही पता चला है पूरा टाइट होगा, यानी एक सेल दूसरे सेल को बहुत ज्यादा ही टाइट कम्युनिकेशन में रखा हुआ होगा, यानी कनेक्शन होगा दोनों के बीच में। किस प्रकार का? तो देखिए, कह रहा है दिज सेल का जंक्शन, मतलब ये सेल जंक्शन जो है ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं किसको, लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, लीकेज से बचाते हैं ये सेल जंक्शन। किस चीज को लीकेज से बचाते हैं? तो अक्रॉस द टिश्यू, यानी टिश्यू को। अब देखो यहाँ पर जो है, आप समझना अगर चाहो तो थोड़ा सा आप यहाँ समझ लो। क्या है कि अगर ये फिगर आपको बनाना होगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाया, तो आपको ये अपने नोट में बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे नोट है वैसे ही आपको पूरा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सेल 1 लिया हुआ है, उसके बाद मैंने सेल 2 लिया हुआ है। तो ये जो सेल 1 है और ये सेल 2, इसके अपने न्यूक्लियस भी एक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है दोनों के, है ना, एक न्यूक्लियस यहाँ पर, एक न्यूक्लियस यहाँ। अब इस दोनों सेल के बीच में जो कनेक्शन है, जो सेल जंक्शन, अच्छा देखो इसके अपने सिक्रीशन भी है जो बाहर निकले हुए हैं। अब क्या है ना, अगर यह दो सेल है, दोनों सेल के अपने बेसमेंट भी होंगे, नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, बेसमेंट लिखो या बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखो। अब इस दोनों के बीच में ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया, ये एक टाइट जंक्शन, ब्लू कलर से दिखाया गया ये एक टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन जो है, ये टाइट जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जो एक सेल और दूसरे सेल को इस प्रकार से जोड़ कर रखा हुआ है कि कोई भी ऐरा गैरा ऊपर से नीचे की ओर नहीं पार कर सकता है। अगर मान लो इस सिक्रीशन का बात करें, तो वो सिक्रीशन बेसमेंट तक कैसे पहुंचेगा? वो बेसमेंट तक इस बीच से नहीं पहुंच सकता, इस बीच से नहीं पहुंच सकता है। क्यों नहीं इस बीच से पहुंच सकता है? इसलिए क्योंकि इसके बीच में है टाइट जंक्शन, और टाइट जंक्शन जब तक रहेगा,
टाइट जंक्शन नीचे नहीं आने देगा इस बीच से। यानी ये गली है जिस गली को जाम करके रखा हुआ है, जैसे ये मकान है और ये भी एक मकान हो और दोनों के बीच में गली हो, तो गली में अगर ईटा खड़ा कर दो तो ईट खड़ा करने की वजह से अब ये बीच से कोई पास नहीं कर पाएगा। पास करना है इस मकान के पीछे वाला दरवाजे से आगे वाला दरवाजे पाइएगा, तब रोड पे आ सकते हैं। अर्थात इस बेसमेंट पे अगर आपको पहुंचना है, यानी इस सिक्रीशन सबको अगर बेसमेंट पर पहुंचना होगा तो पहले उसको पहला सेल या दूसरा सेल किसी भी एक सेल को पार करना पड़ेगा। यानी यहां से सेल होते हुए बेसमेंट पर आएगा, यहां से सेल होते हुए बेसमेंट पर आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल को क्रॉस करते हैं, अगर आप सेल को क्रॉस करते हैं तो ही आपका बेसमेंट तक आपको पहुंच पाइएगा बेसमेंट तक। लेकिन अगर आप सेल को क्रॉस नहीं करते हैं, आप चाहेंगे बीच से पार होना, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बीच में लगा है एक मजबूत सा बॉन्ड। वो बॉन्ड जो है वो है टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन क्या करता है, ये प्रिवेंट किया, बचाव किया किसको, लीकेज से। यानी दो सेल के बीच में, जैसे हमारे शरीर में जो सेल है उसके बीच में लीकेज ना हो जाए, उसके बीच से कुछ बाहर ना निकल जाए, शरीर से बाहर ना आ जाए या शरीर के अंदर ना चला जाए। तो इसके लिए हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंचने के लिए आपको सेल से ही गुजरना पड़ेगा, सेल से ही बाहर, शहर से ही अंदर, सेल के अंदर सेल के बाहर जाना ही पड़ेगा आपको। मतलब इसके बीच से कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसके बीच में लगा है टाइट जंक्शन। शायद मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है यहाँ पर कि प्रिवेंट जंक्शन है क्या, प्रिवेंट लीकेज है क्या। प्रिवेंट लीकेज यानी लीकेज जो है हमारा, वो उसको प्रिवेंट अगर किया जा रहा है तो किस प्रकार का लीकेज है। तो ये लीकेज के बारे में बोला है जो प्रिवेंट हो रहा है, मतलब कि ये जो प्रिवेंट लीकेज है इसका अर्थ लिखा हुआ है नो सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ नहीं है, कैन अक्रॉस द टाइट जंक्शन। कोई भी एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो अक्रॉस करे, मतलब क्रॉस करे, सॉरी अक्रॉस मैंने बोल दिया, क्रॉस कर सकता है टाइट जंक्शन को टू मूव टुवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी मूव करते हुए, गति करते हुए किसकी ओर, तुम्हारा मतलब की ओर, किसकी ओर, बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं हो सकता है जो टाइट जंक्शन को पार करके मूव कर जाए किसके तरफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ। यही हुआ इसका अर्थ प्रिवेंट लीकेज के मतलब। तो प्रिवेंट लीकेज का मतलब हो गया कि भैया लीक तो जो कर, अगर यहाँ लीक कर जाएगा तो फिर प्रिवेंट हुआ कैसे, बचाव हुआ कैसे। प्रिवेंट मतलब बचाव होता है, और बचाव हुआ कैसे, तो बचाव अगर हो रहा है, अगर उसको सेफ्टी से बचाव, मतलब बचाया जा रहा है, सेफ किया जा रहा है उसको, तो उसके लीकेज को, उसके लीकेज से बचाया जा रहा है कि लीक ना हो। उसको अगर जाना है सिक्रीशन को तो सेल क्रॉस करके ही बेसमेंट तक जाएगा, सेल बिना क्रॉस किए वो बेसमेंट तक नहीं जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको टाइट जंक्शन लगाना पड़ेगा, और टाइट जंक्शन रहता है जहां पर भी, वहां पर कोई भी लीकेज नहीं हो सकता, यानी प्रिवेंट लीकेज रहता है, यानी लीकेज नहीं हो सकता, लीकेज से बचाव होता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी पदार्थ टाइट जंक्शन के थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन तक गति करके नहीं जा सकता है। और यही था आपका टाइट जंक्शन। अब आते हैं अगला एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग मतलब ही होता है जुड़ना, चिपकना। तो अब देखिए एडहेरिंग जंक्शन में क्या हो रहा है। एडहेरिंग जंक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि एडहेरिंग जंक्शन जो है वो एक ऐसा सेल जंक्शन है जो हेल्प करता है सीमेंटिंग करने में, किसके बीच, सेल्स के बीच। यानी ये सीमेंट, जैसे आप दो ईंट को आपस में जोड़ते हो सीमेंट देकर, तो फिर जुड़ जाता है इतना मजबूती से कि टूटता नहीं है। तो ये भी है सीमेंटिंग करना, यहाँ भी चिपकाया ही जाता है। एडहेरिंग मतलब चिपकना है ना, एडहेरिंग मतलब होता है चिपकना। तो यहाँ पर कहा गया टू स्टिक, स्टिक मतलब चिपकना होता है, टू स्टिक देम टुगेदर। ये आपस में सेल को क्या करते हैं, चिपका देते हैं। आप देख सकते हैं ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये दोनों आपस में चिपक गया है, एक लॉक जैसा सिस्टम बना हुआ है कि इधर से चाबी उधर से ताला, दोनों एक दूसरे में फंस गया। तो ये क्या है, अडहेरिंग जंक्शन, ये अडहेरिंग जंक्शन है। और ये अडहेरिंग जंक्शन यहाँ पे बना हुआ है आपका, और नीचे तो बेसमेंट है। तो कहने का मतलब वही हुआ कि अडहेरिंग जंक्शन बस क्या करता है, एक दूसरे को पकड़ कर रखता है, एक दूसरे सेल को चिपका कर रखता है। अडहेरिंग जंक्शन का यही काम है। जबकि आपका टाइट जंक्शन का क्या काम था, वो सुरक्षा देता था लीकेज से, कि कोई भी बेसमेंट तक पहुंचने के लिए सेल से क्रॉस करेगा तभी उसको बेसमेंट तक जाने के लिए मिलेगा। चलिए जी, ये अडहेरिंग जंक्शन हो गया। अब तीसरा जो है वो है गैप जंक्शन। और गैप जंक्शन क्या है, गैप जंक्शन को पहले समझते हैं। कहा गया कि इसे हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नाउन एज कम्युनिकेटिंग जंक्शन। यानी गैप जंक्शन को हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, मतलब संचार करने का एक ये जंक्शन है। अब क्या संचारित होगा, क्या यहां से वहां जाएगा, क्या वहां से यहां आएगा, तो उसको आप इस फिगर से पहले समझ लेते हैं।
फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए जी, यहाँ पर सेल 1 सेल 2 फिर पहले ही जैसा बेसमेंट बना हुआ है। आप देख पा रहे एक पाइप जैसा कुछ बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक पाइप जैसा कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। यह एक पाइप जैसा यहाँ पर जो बना हुआ है, इसी पाइप का नाम क्या है? इसी पाइप का नाम है गैप जंक्शन। और ये गैप जंक्शन का काम क्या है कि कोई भी पदार्थ हो यहां से लेकर उठा के इधर तक पहुंचा देना और इधर वाला को इधर पहुंचा देना। मतलब जैसे अगर यहाँ पर ए नाम का कोई चीज है, हमको उधर लेके जाना है तो ए को यही लेकर जाएगा पाइप। अब बी उधर कुछ है रखा हुआ, उसको इधर लाना है तो बी को यही लाएगा पाइप। ये पाइप एक सेल को दूसरे सेल से बातचीत करवा रहा है, यानी यहाँ का पदार्थ वहां उठा के जा रहा है लेकर और वहां की वस्तुओं को इधर लेके आ जाता है। यहाँ के आयन उधर चले जाते हैं, वहां से आयन इधर आ जाते हैं। यहाँ के पार्टिकल उधर जा रहे हैं, उधर से पार्टिकल इधर आ रहे हैं। यहाँ के मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, वहां के मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं। और ज्यादातर स्मॉल मॉलिक्यूल जाते हैं, बिग मॉलिक्यूल कभी कभार जाता है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल अगर जाने लगे तो उतना छोटा जगह पे कैसे एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ क्या है कि गैप जंक्शन हेल्प करता है कम्युनिकेटिंग किसके बीच में करने में, सेल के बीच में। कैसे? ट्रांसफर ऑफ आयन करके, आयन का ट्रांसफर करके, या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करके, या फिर कभी कभी समटाइम्स इवन बिग मॉलिक्यूल, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिग मॉलिक्यूल को भी जाने देता है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल को भी जाने देता है। कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल को नहीं तो इन जनरल स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर आयन का ही ट्रांसफर होता है, यानी कम्युनिकेशन करवाता है से गैप जंक्शन के बीच में। और आगे क्या बोला गया, कहा गया ये जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को। अब देखो इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होगा, इसके अंदर सेल 1 के अंदर, ऐसे ही सेल 2 के अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। तो सेल 1 का साइटोप्लाज्म सेल 2 के साइटोप्लाज्म को इसी के द्वारा तो कनेक्ट किया है, इसी पाइप के द्वारा तो कनेक्ट किया हुआ है ना, कि यहाँ का साइटोप्लाज्म उठा के उधर कुछ दे देगा, उधर का साइटोप्लाज्म उठा के इधर कुछ दे देगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों सेल के जो साइटोप्लाज्म है ये आपस में कनेक्ट है इसी गैप जंक्शन के वजह से। और कहा एंड एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन जो सेल 1 के पास है वो सेल 2 को जा सकता है, और जो सेल 2 के पास है वो सेल 1 को आ सकता है। तो ये इसको भेज सकता है और ये इसको भेज सकता है। लेकिन यहाँ देखो लिखा हुआ है कि एंड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू सेल 1 विल बी कम्युनिकेटेड टू सेल 2, यानी कि सेल 1 जो है वो कम्युनिकेटेड कर सकता है सेल 2 को कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी सेल 1 सेल 2 को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। किसके मदद से? इसी जंक्शन की मदद से, इसी जंक्शन के हेल्प से। तो यहाँ पर गैप जंक्शन क्या है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैंने आपको बताने का पूरा जिम्मा लिया। अगर वहां भी नहीं समझ में आए तो आप हमारे मेंटरशिप जो प्रोग्राम में जुड़िए, वहां पर हम आपको ऐप पर, अगर आपको कोई भी परेशानी होगी वहां पर हम आपको सबसे पहले लाइव आकर आपके साथ बातचीत करके हम आपको समझाएंगे। तो अगर जो मेंटरशिप प्रोग्राम वाले लोग हैं अगर वो देख रहे हो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर आप वहां पर डायरेक्ट जो है लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं कि सेल जंक्शन क्या है। सेल जंक्शन जो है वो एक प्रकार से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या है, कम्युनिकेशन है, यानी कनेक्शन है दो सेल के बीच का, जिसका मतलब होता है सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है दोनों सेल के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। मोस्टली ये दिखाई देते हैं एपिथेलियम वाले टिश्यू में, लेकिन ये अनेक टिश्युओं में भी दिखाई दे सकते हैं। और सभी टिश्यू में सेल जंक्शन होते हैं 3 प्रकार के, एक होते हैं टाइट जंक्शन, एक है अधेरिंग जंक्शन और एक है गैप जंक्शन। अब ये जो आपके अधेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन है, उसमें टाइट जंक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, वो एक इस प्रकार से आपको लीकेज से बचाता है, प्रिवेंट लीकेज से आपको बचाया जाता है। टाइट जंक्शन के द्वारा प्रिवेंट लीकेज से बचाया जाता है। कैसे? तो प्रिवेंट लीकेज में जो भी यहाँ पर कुछ भी पास होने वाला था वो सेल होकर बेसमेंट तक जाएगा, उसको बीच से पास नहीं करवाया जाएगा। यही लीकेज को रोकना टाइट जंक्शन का काम है। अगला है अधेरिंग जंक्शन। अधेरिंग जंक्शन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, और जब एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ेगा तो इसको हम कह सकते हैं कि सीमेंटिंग करता है। और यहाँ तीसरा जो आता है गैप जंक्शन, ये तो भैया बहुत ही जबरदस्त है, ये तो कम्युनिकेशन करवाता है, इसका साइटोप्लाज्म उसके यहाँ, उसका साइटोप्लाज्म इसके यहाँ, यहाँ का साइटोप्लाज्म उसके साइटोप्लाज्म से जुड़ जाता है। इधर से आयन उधर, उधर से आयन इधर, इधर से मॉलिक्यूल उधर, उधर से मॉलिक्यूल इधर, कभी कभी तो स्मॉल मॉलिक्यूल की जगह बिग मॉलिक्यूल भी चला जाता है, ये भी यहाँ देखने को मिला है। और यहाँ पर पूरा का पूरा आपस में कनेक्शन रहता है।
तो ये थे सेल जंक्शन। आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी का रीडिंग करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में ये सब चीज दिया हुआ है। यहां पर हम लोग अगर देखें तो कहा गया ऑल सेल इन इपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर, मतलब सभी सेल, और इपिथेलियम में खासतौर पर बोला गया कि इपिथेलियम में सभी सेल जो है वो आपस में एक दूसरे को हेल्ड करते, पकड़ते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, यानी दो सेल के बीच का जो मटेरियल होगा उसको इंटरसेलुलर मटेरियल बोलेंगे। याद है इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी था, इंटरसेलुलर जो है मटेरियल वही हुआ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो अब क्या है कि दो सेल के बीच में जो मटेरियल है उसके थ्रू एक दूसरे को पकड़ के रखता है ना, इधर से और इधर से। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, अब कह रहा है पहले तो एपिथेलियम में बोला मतलब मोस्टली उसी में है, लेकिन अब कह रहा है कि सभी एनिमल टिश्यू में आपको देखने के लिए मिलेगा स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन, मतलब क्या बोला गया इंडिविजुअल सेल, क्या बोला गया कि प्रत्येक सेल, इंडिविजुअल सेल मतलब होता है प्रत्येक सेल जो है, प्रत्येक सेल के बीच आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जंक्शन मिलेगा, इस दोनों के बीच में जंक्शन दिखाई देगा। यानी अगर ये है एक सेल, ये है दूसरा सेल, तो इस दोनों के बीच में एक जंक्शन आपको दिखाई देगा। ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन एक दूसरे को पकड़ के रखता है कि अगर पहला सेल हो तुम और ये दूसरा सेल है तुम, तो दोनों को मैं पकड़ के रखूंगा, इधर का बात उधर करूंगा, उधर का बात इधर कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को जोड़ के रखता है। आगे बोलता है 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन इपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। देख लो यहाँ पे इपिथेलियम पहले बोला गया, अदर टिश्यू बोल दिया, इसका मतलब ज्यादातर इपिथेलियम का कहानी है। दीज आर कोल्ड एज टाइट जंक्शन, देखो टाइट जंक्शन हो गया, एडहेरिंग जंक्शन हो गया, गैप जंक्शन हो गया। अब टाइट जंक्शन क्या करता है, देखो ये ना एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा आसानी से सोचा कि लिख देते हैं, बच्चे पढ़ लेंगे, पर वहां नीट आपको आसानी से नहीं पूछेगा, वहां एकदम कंसेप्ट में घुस के। तो ये एक लाइन में टाइट जंक्शन को खत्म कर दिया, जबकि हम लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग क्या हो कि बेहतर तरीका से वहां परफॉर्म कर सको। तो टाइट जंक्शन जो है वो हेल्प करता है स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, यानी टिश्यू को क्रॉस करके कोई लीकेज ना हो जाए, उसमें मदद करता है स्टॉप करने में टाइट जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है सीमेंटिंग करने में। मैं एकदम वही एनसीईआरटी का लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ ना आज, मतलब आप जो क्लास देख रहे हो आपको क्या महसूस हो रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा पूरा इंग्लिश ही चल रहा है, हिंदी तो गायब कर दी। इसलिए क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, 5-10-15 लेक्चर तक हो सकता है दिक्कत, उसके आगे लेक्चर में दिक्कत आपको नहीं होगा, धीरे धीरे यही इंग्लिश आपको समझ में आएगा। और अगर इंग्लिश समझ में आ गया तो आप देख सकते हो, एक तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनता है, हिंदी में तो ट्रांसलेट जो होता है वो क्वेश्चन का उतना वैल्यू नहीं पर रह पाता है, क्योंकि अगर उसमें अगर गलती भी है तो इंग्लिश के हिसाब से जांच लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, सीमेंटिंग, और ये सीमेंटिंग शब्द वहां पर भी अभी पढ़ाया ऊपर में। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक ही शब्द को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर एग्जाम में भी सीमेंटिंग हूबहू उठाकर लिख देता है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत अर्थात जूलॉजी और बोटनी में आप ना अपने एनसीईआरटी को गीता समझ लो कि यही मेरा गीता, यही मेरा बाइबल, यही मेरा कुरान, अर्थात वो एनसीईआरटी को घोर के पी जाना है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी का लाइन देखोगे तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना दिया जाता है, फोटो जो उसमें है, फिगर जो है उसमें, उस फिगर का ही क्वेश्चन, मतलब वो फिगर डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ जाता है, वो फिगर बना के दे दिया जाता है, सेम वही फिगर, और फिगर बेसिस पे कहता है कि पहचान कीजिए इसमें क्या क्या है। तो इस प्रकार का होता है। तो एक एक फिगर, एक एक पॉइंट, एक एक डॉट तक आपको एनसीईआरटी का मुंह पर ही नहीं, पूरे दिमाग पर ही नहीं, पूरे शरीर में वास करना चाहिए, आपको लगना चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स का तो मैं कहूंगा कि और भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन बायो में इतना कर लोगे तो बायो में आपका 180 नंबर, सॉरी 180 नंबर नहीं, 180 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, 180 भी नहीं, 90 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, वो 90 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। अर्थात आपके पास 360 नंबर आपके हाथ में है, वो आपके 360 में हो सकते हैं कि कुछ कम बनाओ या कुछ कट जाए तो 350 ही, लेकिन आपके हाथ में रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा आपका एनसीईआरटी रीडिंग करना, एनसीईआरटी को नोट के रूप में समझना, नोट ही आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही आपका नोट है, ये समझ लो आप। तो चलिए जी, अडहेरिंग जंक्शन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था कि सीमेंटिंग करता है, किसको करता है, अपने नेबर्स सेल को, यानी अपने पड़ोसी सेल के साथ सीमेंटिंग हो जाता है। गैप जंक्शन जो होता है वो फैसिलिटेट करते हैं सेल को, क्या फैसिलिटी देते हैं, क्या फैसिलिटी देते हैं, तो कम्युनिकेशन का,
अपने आपस में बात कर लो भैया, दोनों सेल आपस में बात करो और कनेक्ट हो जाओ साइटोप्लाज्म के थ्रू और एडज्वाइनिंग कर लो, आपस में जुड़े रहो सेल और रैपिड ट्रांसफर करो किसका, तुरंत में ट्रांसफर करो किसका, आयन का। तुरंत में निकलो भैया, स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाओ यहाँ से, और कभी कभी तो बिग मॉलिक्यूल। तो वही बोला फिर से भागो यहाँ से आयन, जल्दी से निकलो स्मॉल मॉलिक्यूल। तो स्मॉल मॉलिक्यूल को फिर से भगा देगा यहाँ से, रैपिड भगा देगा, तुरंत ट्रांसफर करेगा। तो ये इससे तभी ट्रांसफर हो पाएगा जब पुल बना हुआ रहेगा, यहाँ से वहां रास्ता जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये होता है गैप जंक्शन। तो ये आपने जंक्शन के बारे में पढ़ा है। तो अब आपको जो मिला हुआ था D3 बनाने के लिए जो मैंने आपको दिया है ऐप पर, अब आपसे जो एक दो क्वेश्चन नहीं भी बन रहा होगा वो भी बन जाएगा, प्लस जो टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट करते रहो। टेस्ट सीरीज भी आपका ऐप पर अब जोड़ दिया गया है, तो आप उसको बार बार अटेम्प्ट करो, उससे आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार में आपका रिजल्ट गड़बड़ भी आ रहा है टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम देखो, फिर नेक्स्ट टाइम देखो, फिर नेक्स्ट टाइम देखो, बार बार करते करते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे बेहतर रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। अब आ गए हम लोग एपिथेलियल टिश्यू खत्म करके आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर। अब कनेक्टिव टिश्यू का मैं आज 90% हिस्सा पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में 10% हिस्सा बचा हुआ जो रहेगा वो मैं करवाऊंगा। तो आज कनेक्टिव टिश्यू को लेके चलता हूं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो क्या है, मोस्ट एबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी सबसे ज्यादा विस्तारित रूप से क्या है, फैला हुआ टिश्यू है किसमें, हमारे शरीर में। हमारे शरीर में मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू अगर कोई है तो कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों, क्योंकि हड्डी, खून, समझ रहे हो, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और ये एबंडेंट है, यानी मोस्ट एबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा शरीर में यही पाया जाता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सबसे ज्यादा, मतलब ये आपका फैला हुआ है पूरे शरीर में। देखो ना, मेरा हाथ, उंगली, पैर, ऊपर, सिर, जहां देखो ब्लड ब्लड ब्लड, हर एक जगह ब्लड मिल जाएगा आपको, लगभग सब जगह ब्लड है। बाल को छोड़ दे, नाखून को छोड़ दे तो, अच्छा नाखून को कैसे नहीं लेंगे, वो भी आपका देखो, आप वहां पर भी अब देखोगे फिर क्या हो जाएगा, हमारे हड्डियों को देखोगे क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू आपके बहुत सारे भरे पड़े हैं शरीर में, इसीलिए सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके शरीर में क्या, कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एकदम पूरा फैला हुआ है शरीर में, डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये हेल्प करता है सपोर्ट में और लिंकेज में। कनेक्टिव टिश्यू ना सपोर्ट करता है, ये हेल्प किस मामले में करता है, सपोर्ट और लिंकेज, मतलब आप खड़े होकर चल पा रहे हैं, है ना, आप खड़े होकर चल पा रहे हैं, किसकी वजह से, आपको सपोर्ट मिल रहा है तब ना, सपोर्ट नहीं मिलता तो कैसे चलते, ये कनेक्टिव टिश्यू का कमाल है, हड्डी है तभी तो हम खड़े हो पा रहे हैं। अगर सिर्फ मांस होता तो ऐसा बैठे हुए रहते, हड्डी है तो चल पा रहे हैं, हड्डी नहीं होता तो बैठे हुए रहते। आप समझ रहे हैं मेरा बात, तो हड्डी की वजह से चल पा रहे हैं, यानी हड्डी है, यानी सपोर्ट मिल रहा है भैया, चल रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, आ रहे पीछे, फिर चल रहे हैं, फिर ऐसे बात कर रहे हैं आपसे। तो ये सपोर्ट का कहानी समझ आया। अब ये सपोर्ट का बात है, लेकिन लिंकेज का बात अगर मैं कहूं, लिंकेज का बात करूं तो लिंकेज का मतलब होता है जोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह को लिंक करना। मेरे हाथों में खून है, काटूंगा हाथ, खून निकल जाएगी, कैसे, और दर्द मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाथ दर्द हो रहा है यार, दर्द हो रहा है, कट गया है हाथ, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, पैर, पैर से कुछ भी होता है दिमाग को पहुंच जाता है संदेश, अरे हाँ हाँ पैर में कुछ हुआ। अच्छा एक बात और, ये जो है पैर को हमारे हाथ से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड यहाँ भी है, ब्लड यहाँ भी है, ब्लड ऊपर नीचे जा आ रहा है, तो क्या हो रहा है, कनेक्ट तो हो रहा है ना। तो लिंकेज का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, अर्थात कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, हमें सपोर्ट करता है और लिंकेज करता है। हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है सपोर्ट में और लिंकेज में। अब आइए जी, कनेक्टिव टिश्यू बने कितने चीजों से होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर पाए क्या है, कंटेंट्स मतलब पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है इसमें, कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू रखता है, क्या क्या रखता है, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स रखता है। मैट्रिक्स क्या होता है सर जी, अरे इतना बड़ा पाठ, कुछ क्लास पहले मैंने पढ़ाया था आपको। मैट्रिक्स उसे ही कहते हैं जिसको आप इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कहते हैं, याद आया, सेल के अंदर पाया जाने वाला सब्सटेंस, सेल के अंदर पाया जाने वाला सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो याद रखना, वो जो सेल होता था, सेल के अंदर कुछ 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 कुछ, अरे कुछ 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 कुछ, अरे कुछ 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 जो पाया जाता था, कुछ 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 जो पाया जाता था उसे क्या बोलते थे, मैट्रिक्स कहते थे, याद आ गया होगा। और ये मैट्रिक्स है। अच्छा इसके बाद सेल, सेल के बारे में अगर बोला जाए तो सेल तो आप जानते ही हो, तो मैट्रिक्स और सेल के मिलने से हमारा पूरा कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है। यानी कनेक्टिव टिश्यू में दो ही चीज है, एक मैट्रिक्स है और एक सेल है। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है,
तो एक है ग्राउंड सब्सटेंस। क्या है ग्राउंड सब्सटेंस, बात करेंगे ग्राउंड सब्सटेंस क्या है। और दूसरा है फाइबर। क्या है फाइबर, बात इस पर भी तो भी चर्चा है, हो भी चर्चा है, अभी होगी चर्चा है, अभी होगी, टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, ये ग्राउंड सब्सटेंस दरअसल दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है म्यूको पॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो म्यूको पहला है हमारे पास क्या, पहला हमारे पास म्यूको पॉलीसेकेराइड, दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ये दोनों से मिलके ग्राउंड सब्सटेंस बनता है। अब ये दोनों आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर का इंतजार कीजिए, वहां पर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है। फिलहाल आप इतना मान लो, अभी याद रख लो कि दो कोई ऐसा चीज है, ये है गाय, ये बकरी, ये दोनों को मिला ग्राउंड सब्सटेंस, ऐसे मान लो। मतलब तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगा, बस ये दो नाम याद रख लेना अभी के लिए, ये दोनों मिला के ग्राउंड सब्सटेंस बनता है। अब देखिए जी, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मेरा मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। और मैट्रिक्स और सेल दोनों मिला दिया जाए तो हमारा इस दोनों के मिलने से जो बनता है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कुछ और नहीं, मैट्रिक्स और सेल का गुच्छा है, मैट्रिक्स और सेल से मिलकर निर्मित है। और इसमें ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर मिलके मैट्रिक्स का तैयारी किया है। और जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसी चीज को, जो यहाँ पर लिस्ट में देखे, इसी चीज को थोड़ा फिगर के रूप में समझते हैं। आइए जी, यहाँ देखे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भैया मैंने एक सेल लिया, ये क्या है, एक सेल। इस सेल के अंदर अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप सेल को देखो तो ये व्हाइट व्हाइट कलर से जो अभी मैंने येलो कर दिया, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक सेल है। ये क्या है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, सेल है कि नहीं, ये भी एक सेल है। लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो फिर आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्काई ब्लू कलर में लगभग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फाइबर है। ये क्या है, फाइबर, यही तो आपका फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये क्या है, ये फाइबर है। और यहाँ पर जो आप येलो कलर का डॉट 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 देख रहे हो, ये क्या है, ये डॉट डॉट जो है ये सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस है। यही आपका ग्राउंड सब्सटेंस है, यही आपका ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी यहाँ पे दिखाया है मैंने, यही ग्राउंड सब्सटेंस है। और आप देख सकते हो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस, अगर इस दोनों को एक बार में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर ही मिलकर मैट्रिक्स का निर्माण किया है। अर्थात मैट्रिक्स में दो ही चीज पाया जाता है, एक ग्राउंड सब्सटेंस, एक फाइबर। और ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोजन। तो खैर उसका नाम सिर्फ याद रख लो, बाकी वो दोनों क्या है मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक कनेक्टिव सेल में, ये कैसा सेल है, सॉरी मैं यहाँ सेल लिख दिया हूं गलती से, यहाँ मुझे कनेक्टिव टिश्यू लिखना चाहिए था। तो एक कनेक्टिव टिश्यू में माफी चाहते हैं, इसके लिए यहाँ टिश्यू होना चाहिए था, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल होगा, दूसरा क्या होगा, मैट्रिक्स। तो पहला सेल, दूसरा मैट्रिक्स, यही दोनों से मिलकर बना हुआ रहेगा। तो आप देख रहे हैं सेल है और हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के रूप में क्या रहेगा, ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा और फाइबर रहेगा। शायद मेरी बातों को आप अच्छे सब समझ गए होंगे। आपको कोई दुख हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो, आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं अगर मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, या फिर आप लाइव क्लास में जब जुड़ते हैं शाम को तो उस समय आप पूछ सकते हैं ऐप पर। या फिर अगर आप कहीं भी नहीं जुड़े हुए, सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भाई आपके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, आप जहां भी पूछोगे मैं वहां बताऊंगा। तो कनेक्टिव टिश्यू को आप समझ गए होंगे, कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार से सपोर्ट किया, लिंकेज भी है और ये बहुत ज्यादा ही हमारे शरीर में पाया जाता है, पूरा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये मोस्ट एबंडेंट होता है हमारी बॉडी में। और ये बना होता है मैट्रिक्स और सेल का। अच्छा, मैट्रिक्स में दो चीज आ गया, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर। आपको लग रहा है सर बार बार एक ही चीज क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि बार बार दिमाग में घुसा रहे हैं, और बार बार घुस जाएगा तो बार बार में याद हो जाएगा, और याद हो गया तब तो कमाल का बात हो गया यार। यही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए हर एक बात, और इसीलिए बार बार बोलना पड़ रहा है। अब चलिए जी, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट, आप देख के डर ना जाइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। मुझे तो मैं क्या बोलूं यार, मतलब पढ़ाने में बहुत मन लगता है हमें बायो को, और आप भी पढ़ के आपको भी मजा आ ही रहा होगा, और अब ये जब पढ़ोगे तो और मजा आएगा। तो प्लीज वेट एंड वॉच,
आप देखते जाओ कैसे आता है मजा। लेकिन उसके लिए आपको डरना नहीं है कि अरे ये सब पढ़ना पड़ेगा, इतना लंबा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हम अपने बॉडी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कितनी कितनी बड़ी बात है कि हमारे शरीर में क्या क्या है ये जानकारी। कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी प्रकार, फिर क्या क्या है उसके एग्जाम्पल, अरे यार ये था वो था, समझ में आ रहा है, कितना मजेदार चीज है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो तीन हो सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैंने शॉर्ट में सीटी लिख दिया क्योंकि बार बार कनेक्टिव टिश्यू उतना लंबा कैसे लिख पाएंगे। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है। तो हमारे पास कुल मिला के तीन ही प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस, एक है स्पेशलाइज्ड। नाम से ही पता होगा, लूज मतलब ढीला ढाला, ढीला ढाला। जैसे आप लोग कभी सब्जी बनाकर खाते हो और गलती से पानी ज्यादा चला गया, रस वाली जो सब्जी है वो रसदार कहलाती है, और उसमें जब सब्जी खाते हैं तो पानी पानी हो जाती है, तो वही लूज है भैया, लूज है। और लग रहा है सब्जी नहीं खा रहे हैं, पानी में रोटी डुबा रहे हैं। और जब डेंस का बात किया जाए तो जो गाढ़ी गाढ़ी एकदम मजेदार सब्जी होती है, हाथ में ले चाट रहे हैं, वह समझ लो डेंस वाली कहानी है, खूब अच्छे से। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर थोड़ा देर छोड़ दिया जाए, वही गर्म ठंडा होते होते तक में पूरा सूख जाता है सब्जी, कितना डेंस होता है। तो वो जो डेंस वाली सब्जी होती है डेंसिटी। और ये वाला जो है आपका स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर है, इसके अंदर स्पेशल स्पेशल बातें हैं, इसलिए इसका नाम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यही है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 10% जो बोल रहे हैं तो आगे, बाकी यहां तक फुल्ली आप डिटेल में पढ़ चुके रहोगे। इसमें थोड़ा सा बस नाम उम पढ़ लोगे हल्का फल्का, उसके बाद अगले क्लास में उसकी चर्चा होगी। चलिए, तो लूज सिटी यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू के कितने प्रकार। तो पहला है एरिओलर, क्या पढ़ना इसको, एरिओलर, एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरिओलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में रेगुलर है और इरेगुलर है, कितना आसान है यार। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आराम से याद हो जाएगा। तो पहला क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका हो गया एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार हो गया, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, तो इसमें आएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, स्केलेटल मतलब जान रहे हो ना, हड्डियों की चर्चा हो रही है भैया, हड्डियों की। तो इसके अंदर देखो बोन आ गया, कार्टिलेज आ गया, हाँ, कंकाल तंत्र, स्केलेटन। अच्छा, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब तरल पदार्थ का। तरल दो ही चीज हमारे शरीर में, एक है ब्लड और एक है लिम्फ। अब ये ब्लड तो जान रहे हैं, लिम्फ क्या होता है, बोन तो जान रहे हैं, कार्टिलेज क्या होता है, सुने तो है कार्टिलेज, लेकिन लिम्फ पहली बार सुन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से वेट करो, समय आएगा सब बताऊंगा। और मैं आपको पहले बोल देता हूं, ब्लड और लिम्फ को तो ब्लड वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, यहां तो पढ़ाऊंगा भी नहीं, वहां पर डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा वेट करना है, इधर वाले में तो बहुत कुछ वेट करना भी पड़ेगा इसे। तो स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को सबसे पहले, जिसमें एरिओलर को पढ़ेंगे, फिर एडिपोज को पढ़ेंगे, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ के, ये दोनों करके थोड़ा सा इधर पढ़ के समाप्त आज की क्लास। आइए जी देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ होता है देखने में। आपके एनसीईआरटी का फिगर पहले देख लो, एनसीईआरटी का फिगर में आप देख रहे कितना जबरदस्त। अब ये फिगर आपको दिमाग में रखना है। क्या बात करें सर, डरा देंगे, जान चल जाएगी सर, ऐसे मत कीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल, जान नहीं देना है, ये आराम से आपको याद भी हो जाएगा, मैं हूं ना, डरना क्यों है। फिर ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर आपको वहां पर हो सकता है बना हुआ मिले और उसमें से कुछ पूछ ली। फिगर बेसिस पर भी पूछा जाता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन फिगर बेस्ड रहते हैं। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, समय आने दो, प्रैक्टिस उस पर भी होगा। लेकिन पहले फिगर तो समझ लो, फिगर में है क्या। तो ये जो आपको फिगर है, इसमें बहुत सा तो लेबलिंग ही नहीं, जैसे इसके विषय में आप देख सकते हो, यहाँ पर लेबल नहीं किया हुआ, ये क्या है इसके विषय में बताया गया है, कहीं पर भी तीर वगैरह खींच के नहीं। इसके विषय में कहीं बताया गया है, नहीं बताया गया। इसके विषय बताया गया, नहीं बताया गया। तो कई ऐसी चीज है जिसके विषय में इसने भूला नहीं है, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा, उसने बना दिया है, उसने बना दिया, इसका मतलब कह रहा है पढ़ लो बेटा, नहीं तो तुम्हें पूछा जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, हमें तो पढ़ना पड़ेगा वो सब चीज। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं, और ये फिगर आपको बनाना भी पड़ेगा। अब तो जान चल जाएगी सर, अब तो पक्का, बिल्कुल नहीं जान लेने देंगे। ये बहुत हल्का फिगर है भैया, बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो सबसे पहले आइए लूज कनेक्टिव टिश्यू तो समझ लीजिए, नहीं तो डरे डरे तो तुम पढ़ रहे हो, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, ऐसे तो दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए टेंशन मुक्त रहो, हम तुम्हारे साथ हैं,
फिर किस बात का रोना है बताओ। तो मैट्रिक्स इज मोर, पहला ही बात आनंदित कर देने वाला कि लूज अगर है तो पानी, रस वाला पानी, रस वाला सब्जी में, रसदार सब्जी में पानी होगा एकदम पूरा पूरा पानी, लग रहा है कि सिर्फ पानी में ही डुबा रहे हैं, रोटी नहीं, रोटी ना पानी में ही डुबा रहे हैं। यानी सब्जी का आलू किधर गया भैया, गोभी किधर गया, या फिर परवल है तो परवल किधर गया, पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया। सिर्फ आलू वगैरह कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, ये तो पानी मिल रहा है। हाँ एक मिला, देखो देखो एक मिला, फिर घुमाए, हाँ ओली, फिर घुमाए, अरे एक और मिला। इस प्रकार क्या मिल रहा है, वो तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये कटोरे में सब्जी है, ये कटोरे में सब्जी है, ये पानी में डूबा हुआ आलू, समझ रहे मेरा बात। तो ये होता है लूज, पूरा लूज है। तो मैट्रिक्स उसमें बहुत ज्यादा, यानी पानी बहुत ज्यादा है। सब्सटेंस जो है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो है बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा है। मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है वहां पर। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें लूजली रहता है सब कुछ, ढीला ढाला, ऐसे ऐसे, समझ बात की नहीं, उसमें पूरा ढीला ढाला रहता है। अब देखो जी, सेल्स और फाइबर जो होते हैं ये लूजली, मतलब सेल जो इसके अंदर होते हैं और फाइबर जो होते हैं, यानी आलू जो होता है और बैगन जो होगा या फिर आलू जो है, परवल जो होगा, या आलू जो गोभी जो है, उसमें क्या देखोगे, ये एग्रीगेटेड होते हैं, यानी कि जमा होते हैं सेमी फ्लूइड के अंदर, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर कैसे लूजली होते हैं, ढीला ढाला रहता है, ऐसे तैर रहा, हम आलू हैं, अरे हम गोभी हैं, बस तैर रहे, एक कोना उधर है, एक कोना इधर है, पानी तो पूरा भरा हुआ है लबालब, सब्जी है कि पानी है समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा लूज अगर मिल जाए आपको तो समझ जाओ भैया लूजली कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप चर्चा कर रहे हो। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें सेल तो होंगे, फाइबर भी होगा, ठीक है, फाइबर भी होगा, फाइबर भी होगा, सेल भी होगा, लेकिन ये सेल और फाइबर कैसा मिलेगा आपको, लूज का। क्यों ऐसा, क्यों सर, क्योंकि ग्राउंड सब्सटेंस जो था, क्योंकि आप अभी पढ़े ना ऊपर में कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज क्या पाया जाएगा, पहला मैट्रिक्स, दूसरा सेल। मैट्रिक्स दो चीज से मिलकर बना हुआ, ग्राउंड सब्सटेंस और किससे, और किससे, ग्राउंड सब्सटेंस से और किससे, और आपका एक बना हुआ रहेगा फाइबर से। अभी ऊपर देखो पढ़े हो, अभी तुरंत भूल मत जाना है। देखो इधर मैट्रिक्स और सेल, इधर मैट्रिक्स है इधर सेल है, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा लार्ज है, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है। मैट्रिक्स में भी ग्राउंड सब्सटेंस सबसे ज्यादा हो जाए तो लूज हो जाएगा भैया, पानी पानी, जिधर देखो पानी पानी, फिर उधर आगे नहीं करना कि सानी सानी तो ये हो गया ग्राउंड सब्सटेंस। अच्छा इधर जो है फाइबर, फाइबर उसमें रहेगा। आइए सेल, तो फाइबर और सेल जो है ग्राउंड सब्सटेंस में ऐसे डूबे हुए, आलू गोभी इस टाइप का, समझ रहे हो। तो ये लूजली पैक्ड है, पूरा लूजली पैक्ड। तो यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है और जो सेल और फाइबर है, जो सेल और फाइबर है ये लूजली एग्रीगेटेड होता है। लूजली एग्रीगेटेड मतलब होता है जमा होना, किसमें, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में, सेमी मतलब होता है अर्ध, फ्लूइड मतलब तरल, अर्ध तरल। ये क्यों अर्ध तरल है, अब देखो तुम पूरा तो पानी रखे नहीं हो, मसाला तो डाले हो उसमें, गोभी तो डाले हो, आलू तो डाले हो, तो कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड, कैसा कहोगे उसको, उस चीज को आप क्या बोलोगे, सेमी फ्लूइड तो कहोगे। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में जो थोड़ा गाढ़ा भी है, जो थोड़ा पतला भी है, जो थोड़ा सॉलिड जैसा लग रहा है, जो थोड़ा पानी जैसा लग रहा है, तो समझ जाइए तो इसको हम सेमी फ्लूइड बोलेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स में आप सेल और फाइबर को एग्रीगेटेड देखोगे, लूजली, लूजली एकदम इधर उधर ढीला ढाला रहेगा। अच्छा इसमें हमने बोला था दो प्रकार होते हैं, इसमें हमने बोला था कितने प्रकार होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, दो प्रकार, कनेक्टिव टिश्यू के नहीं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो प्रकार, एरिओलर और एडिपोज। तो सबसे पहला जो है हमारा ए नंबर एरिओलर पढ़ेंगे, फिर बी नंबर पढ़ेंगे हम लोग एडिपोज को। तो चालू करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रारंभ करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं हम लोग किसको, एरिओलर को। तो ए नंबर है एरिओलर, आइए ए नंबर से स्टार्ट करते हैं एरिओलर से। ये देख रहे हो आपका एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू है। एरिओलर का मतलब क्या होता है, देखो हम यहाँ जूम कर रहे हैं, थोड़ा देखो आप अच्छे से क्या लिखा हुआ है, एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरिओलर का मतलब जो है, ये शब्द किससे निकला है, ये जो शब्द निकला है एरिओलर, जिस शब्द से डिराइव हुआ है वह है एरिओले। एरिओले का मतलब होता है स्पेस, यानी खाली जगह, मतलब बहुत खाली जगह इसके अंदर, पूरा खाली है जगह, इसमें भरा हुआ ज्यादा नहीं है, ढीला ढाला एकदम से, क्योंकि पानी है एकदम, छोटे 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 पानी है, समझ लो मेरा बात। तो पूरा स्पेस जो है आपका पूरा है, पूरा स्पेस एकदम ढीला ढाला एकदम है। तो एरिओले है, एरिओले मतलब स्पेस,
तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस हो, जिसमें पूरा स्पेस हो, पूरा खाली खाली हो, पूरा खाली खाली हो, पूरा पानी पानी हो, पूरा पानी पानी, तो ये स्पेस का कहानी है। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो यही बोला गया कि एरिओले जो है उसका मतलब स्पेस, और स्पेस बहुत ज्यादा है एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू में। तो इसमें जो सेल होते हैं वो कौन कौन से सेल होते हैं, क्योंकि आपने तो पढ़ाया सर जी कि अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू है, अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें दो चीज है, एक है मैट्रिक्स, एक है मैट्रिक्स और एक है सेल, एक है सेल। अब मैट्रिक्स भी दो प्रकार का हो, मैट्रिक्स में भी दो चीज हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं, मैट्रिक्स में भी दो चीज हो जाएगा, वहां जगह नहीं है तो यहां लिख लेते हैं। मैट्रिक्स में भी दो चीज था, एक था ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा था फाइबर। तो आप मुझे ये बता दो कि फाइबर तो आप पता ही दो कौन कौन सा है, ग्राउंड सब्सटेंस तो आपने कहा कि दो चीज से मिलकर बनता है, पोली एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड, एक ग्लाइकोजन, जो कि अभी नहीं बताइएगा, वो बताइएगा बायोमोलिक्यूल में। लेकिन ये फाइबर कौन कौन सा है ये बता दो, और सेल कौन कौन सा है ये बता दो। मैट्रिक्स तो इसी दोनों से मिलकर बना है, तो हम समझ ही गए कि फाइबर बता दीजिएगा, कहानी हो गई। और सेल जो है, सेल किस चीज से बना, मतलब सेल कौन कौन सा है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं सेल कौन कौन सा है, फिर सीखेंगे फाइबर कौन कौन सा है। तो सबसे पहले सेल की बात करें तो इसमें पाया जाता है जो सेल, वो कुल मिला के 6 सेल पाए जाते हैं। कितने सेल? 6 सेल। तो पहला जो सेल इसके अंदर पाया जाता है वो है फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा सेल पाया जाता है? फाइब्रोब्लास्ट। आप याद रखना है, जो आपका एरिओलर एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर पहला जो सेल है वो है फाइब्रोब्लास्ट। दूसरा है मास्ट सेल, VVI एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आपके शरीर का बहुत ही ज्यादा रक्षा करता है मास्ट सेल। मैं आगे बात करूंगा कैसे। तीसरा जो है वो है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज भी रक्षा करता है, मैक्रोफेज। वैसे मास्ट सेल जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल में से आएगा। मैक्रोफेज तो रक्षा करता है मतलब विदेशी पार्टिकल को खा खा के, कि आओ बेटा तुमको हम निगलते हैं, और निगल निगल के वो उसको समाप्त कर देता है। जैसे तुम्हारे शरीर में कोई बैक्टीरिया बरस गया, आओ 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 इधर आओ, अब खा लिया उसको तुरंत। तो ये होता है मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो होता है, ओहो मैक्रोफेज, यहाँ पी होना चाहिए था ना। ओहो, तुमको नोट जो मिलेगा तुमको हम यहाँ पी करके दे देंगे, PH। ओ यहाँ पे PH होना चाहिए था, ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको नोट में PH करके दे देंगे। यहाँ पे H लिखा हुआ है पर P नहीं था, तो मैक्रोफेज हो गया। इसके बाद अगर आप यहीं पर से नोट बना रहे हैं, आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन किया, ऐप पर आप नहीं जुड़े हुए हैं, आपको नहीं मिलने वाला है नोट, अगर तो यहीं से लिख रहे हैं तो आप सुधार के लिखिएगा मैक्रोफेज। अच्छा, इसको बोलते हैं इओसिनोफिल, इओ बोलना है, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये दोनों जो है WBC के अंदर, WBC का ही मतलब कि एक चेला है कह सकते हो, यानी WBC का ही एक प्रकार है, तो WBC का ही सेल है। तो इसके बारे में हम WBC वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि ब्लड वाला चैप्टर है, तो इसको अभी हम ज्यादा कुछ चर्चा करने वाले हैं नहीं, बस इतना जान लो इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये WBC का कहानी है। अगला आता है प्लाज्मा बी सेल। ये प्लाज्मा बी सेल ये हमारे एंटीबॉडी को बनाता है, प्लाज्मा बी सेल। तो अभी आप 6 सेल का नाम याद रखिए, जो कि किसके अंदर पाया जाता है? एरिओलर हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। एरिओलर किसका प्रकार है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार, अच्छा कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार, लूज, डेंस, उसके बाद क्या था? स्पेशलाइज्ड। जो लूज था उसके 2 प्रकार, एरिओलर और एडिपोज। जो एरिओलर है उसमें 6 सेल है, कौन कौन? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेज, उसके बाद इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, और ये दोनों WBC है। उसके बाद प्लाज्मा बी सेल। ये कुल मिला के 6 प्रकार हैं। आइए अब इस छवों को हम समझने की कोशिश करते हैं एक फिगर के अंदर कि कैसे होता है ये सब, और वही फिगर को यहाँ पे दिखाया गया। तो इस फिगर को जैसे बनाया गया एकदम लगभग हूबहू कोशिश किया गया है कि यहाँ भी वैसे ही बनाने का। तो आप इस फिगर को आराम से बैठ के बनाओगे घर पे। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो आप एक बॉक्स बना लोगे, बॉक्स में ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल को बना दोगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर तो देख के बना सकते, कुछ है नहीं इसमें। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो इसमें सबसे पहले ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो रेड कलर का, ये है सबके बाबूजी, क्योंकि इनका नाम है मैक्रोफेजेज। यह देखो स्पेलिंग सही है, मैक्रोफेजेज। ये है सबके बाबूजी, बाबूजी कहने का है पापा। और ये क्या करेंगे? पापा जानते हो पापा क्या करते हैं? कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल बाहर से आएगा विदेशी, कहेगा अरे यार तुम कैसे घुसा मेरे यहाँ यार,
पापा जी तो यही करेंगे ना, घर के गार्जियन है, वो तो दिखा देंगे अपना एक्शन तुरंत। तुम कैसा है, तुम चोर हो क्या, आओ आओ तुमको अभी चंगुल में लेते हैं। ये अपने चंगुल में लेकर दबोच के उसको मारेंगे। कहने का मतलब है मैक्रोफेजेज आपके फन पार्टिकल को जो है मारता है और आपको बचाता है। तो कोई भी बाहरी चीज आपके शरीर में घुसेगा उससे आपको सुरक्षा महसूस होगी। तो मैक्रोफेजेज उससे आपकी सुरक्षा कौन करेगा, मैक्रोफेज करेगा। अच्छा ये देख रहे हो हरे कलर का फाइब्रोब्लास्ट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारे हमारे एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई सेल है तो वह है कनेक्टिव फाइब्रोब्लास्ट। इसके बाद आप देख रहे हैं एडिपोसाइट लिखा है, एडिपोसाइट एक और सेल है, एडिपोसाइट इसके अंदर पाया जाता है। अब एडिपोसाइट क्या है, वो एडिपोज सेल जिसको बोलते हैं वही है। अच्छा इसके अलावा आप देख रहे हैं इसी फाइब्रोब्लास्ट में, आप देखो ये ना एनसीईआरटी ने लेबल नहीं किया है एडिपोज के बारे में, है ना, एडिपोज या एडिपोसाइट के बारे में। साइट मतलब तो जानते हो सेल, सेल होता है। साइट मतलब क्या हो जाता है, सेल। और एडिपो मतलब फैट होता है, फैट वाला सेल, है ना, जिसमें फैट भरा हो तो वो सेल को एडिपोसाइट बोलेंगे। अब देखो सेल वगैरह के बारे में तो सही है, आपके एनसीईआरटी ने इसके बारे में कहीं कुछ जिक्र नहीं किया, बस फिगर बना के छोड़ दिया। वहां पे हमको भी खींच के एनसीईआरटी में अपने हाथ से अपने कलम से कर लेना चाहिए, या फिर कॉपी में बना रहे हैं तो बना ही रहे, फिर क्या कहें हम। अच्छा इसके अलावा हम बात करेगा इसकी, तो ये जो आपका देखने के लिए मिला है यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट है, और फाइब्रोब्लास्ट में ये जो निकला हुआ है व्हाइट 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 कलर का, आप भी व्हाइट से ही अगर बना सको तो बना लेना, लेकिन संभव तो है नहीं कॉपी में, फिर व्हाइट कहां से कलर लाओगे। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं कोलेजन फाइबर। ये कोलेजन फाइबर, ये जो अगल बगल आप देख रहे हो निकला हुआ क्या है, कोलेजन फाइबर। ये क्या है आपका कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ये कोलेजन फाइबर है। और अगर आप देखो यहाँ पर इधर वाला हिस्सा को नहीं देखना, ये डब्ल्यूबीसी वगैरह उसी का लिखा हुआ है, ये अपना फिगर हाथ का बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है, ये जो देख रहे हो बीच बीच में लग रहा है जैसे कि गला का हार बना हुआ है, ये आपको न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल जो डब्ल्यूबीसी था, न्यूट्रोफिल। अच्छा इसके अलावा आप यहाँ हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर वाला सेल जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। अच्छा इसके अंदर जो डॉट 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 है उसको बोले हैं ग्राउंड सब्सटेंस, जान ही रहे हो ग्राउंड सब्सटेंस तो होगा ही होगा। अच्छा इसके अलावा और आप देखो तो जो ये आप देख रहे हो बीच बीच में धागा जैसा जो है, ये धागा जैसा जो है बड़ा लंबा लंबा धागा जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये बड़ा लंबा लंबा दिखाई दे रहा है धागा जैसा, इस धागा को हम लोग क्या बोले हैं, इलास्टिक फाइबर। तो फाइबर देख लीजिए, इलास्टिक फाइबर हो गया, और कौन फाइबर हो गया, कोलेजन फाइबर हो गया। यही दो फाइबर एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन रेटिकुलर फाइबर भी एक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसके बारे में चित्र में बस दिखा दिया, फिगर में दिखा दिया, बाकी कहीं चर्चा नहीं किया है। तो एक और होता है रेटिकुलर फाइबर, जिसको हमने यहाँ पे बना के दिखाया, ये है आपका रेटिकुलर फाइबर, जो यहाँ पिंक कलर से आप देख रहे हो, यहाँ पिंक कलर से मैं उसको रेड कर देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर रेटिकुलर फाइबर, ये रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। और ये रेटिकुलर फाइबर को यहाँ पर दिखाया गया है, रेटिकुलर फाइबर को। तो आप ये रेटिकुलर फाइबर है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोलेजन और इलास्टिक। तो आप इसी दोनों के बारे में ज्यादातर याद रखोगे, फिर भी एनसीईआरटी के अंदर जो भी है सब याद रखना है। आप देख रहे हो ये प्लाज्मा बी सेल है, यही हमारा एंटीबॉडी बनाता है। अब ये सब बात अभी जितना बात बोल रहे हैं सब लिखा हुआ है आगे, अब देखोगे नोट में भी। और ये हमारा मास्ट सेल है, ये हमारा क्या है, मास्ट सेल। मास्ट सेल का काम क्या है वो भी देखोगे। तो ये है फिगर एरियोलर सीटी, मतलब क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ये फिगर है जो आपको बनाना है। तो ये कुल मिला के कहानी था इसके अंदर, जो मैंने फिगर में समझा दिया। अगर आपको समझ में कम आए तो आगे पीछे वीडियो दोबारा करके देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स से धड़ाधड़ कमेंट करो, मैं धड़ाधड़ आंसर दूंगा। अगर उसमें नहीं समझा पाऊंगा तो अगले वीडियो में दूंगा। क्या दिक्कत है यार, तुम हमसे जुड़े हो, हम तुमसे जुड़े हुए, तुम हमारी फैमिली, हम तुम्हारा फैमिली, बस बात खत्म। नो टेंशन, ये सब में टेंशन नहीं रखना, पूछना है खुले मन से, हम भी बताएंगे तुमको खुले मन से। पूछोगे तो बताएंगे, आपका हम मन यहाँ से बैठे बैठे तो पढ़ नहीं पाएंगे, आपको तो पूछना पड़ेगा। तो आप बताओ, मतलब कि आपके पास क्या प्रश्न है इससे रिलेटेड, आपको लग रहा है कुछ दिमाग में, तो आप पूछो, बताओ। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो पहले समझने के लिए क्या करना है, वीडियो को एक दो बार देख लो भैया, देख लो, आगे पीछे कर लो। हो सकता है सुनने में दिक्कत हो गया हो सकता है डिस्टर्ब हो गए हो, अगल बगल कोई पढ़ने के लिए बैठे और अगल बगल कोई डिस्टर्ब कर दिया। तो ये देख लेना है, उसके बाद आप इसे कर रहेंगे तैयार। आगे बढ़ते हैं, यही चीज यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। अच्छा ये जो इधर देख रहे हैं आप लोग, इधर जो, अच्छा ये 6 याद रहा है जी आपको, ये 6 याद रहा, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेज,
माइक्रोफेज बोलते हैं, माइक्रोफाज, माइक्रोफाज भी बोलते हैं, माइक्रोफाज। इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा बी सेल। चलिए अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो फिगर है, इस फिगर को थोड़ा देर के लिए छोड़ सकते हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो देख लीजिए ये भी, ये एडिपोज टिश्यू के बारे में बताया गया, एडिपोज टिश्यू, ये अभी आगे हम देखेंगे, छोड़ो हटाओ इसको, आ जाओ इधर। अब देख लो ये मास्ट सेल के बारे में बोला है, मास्ट सेल बोल रहे हैं, मैक्रोफेज के बारे में बोला है, मैक्रोफेज यहाँ पर है, मैक्रोफेज। इसके अलावा ये देख लो फाइब्रोब्लास्ट के बारे में बताया कि फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर के बारे में बताया, लेकिन इसके बारे में लेवलिंग नहीं किया, देख रहे हैं, इसके बारे में लेवलिंग नहीं किया, जिसके बारे में लेवलिंग नहीं किया उसको हम ब्लैक से घेर रहे हैं, देख लो ये लेवलिंग नहीं किया कि ये क्या है, जबकि ये एडिपोज के बारे में बताना चाहिए था इसको, ये क्या है, एडिपोज टिश्यू की एडिपोज सेल बताना चाहिए, एडिपोसाइट बोल सकते थे। ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, लेवलिंग नहीं किया। ये तो आप नॉर्मल भी आप समझ लो कि ये ब्लड वेसल्स है, अगर आपके पास बुक है तो वहां पर इसको आप लेवलिंग कर देना। ये क्या है, ये जो आपका है डब्ल्यूबीसी का एक हिस्सा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऊपर देख लीजिए, जिसको आप क्या बोलते थे, ये जो था एकदम पूरे गले में जैसे हार हो उस प्रकार का देखने में, न्यूट्रोफिल, उसको क्या बोलते थे, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल बोलते थे। अब देखो गला में हार तो देख लिया, अब हेडफोन भी देख लो, ये अगर गला में हार था तो हेडफोन भी तो था, उसको बोलते थे इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। अच्छा ये देखो जी मास्ट सेल है, ये क्या है, मास्ट सेल है, मास्ट सेल, मास्ट सेल, यहाँ भी ब्लैक से कर दिए, कोई बात नहीं, याद रखना, मास्ट सेल। फिर यहाँ वाला देखो एक सेल दिया हुआ है, यहाँ वाला जो सेल है प्लाज्मा बी सेल, उसको भी लेबलिंग नहीं किया है, तो बहुत सारा तो लेबलिंग नहीं है। और दो प्रकार का अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कलर से, एक होगा पिंक कलर, एक होगा लगभग थोड़ा ऑरेंज कलर से। आप देख रहे हो दो अलग अलग प्रकार का यहाँ धागा धागा जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दो अलग प्रकार का फाइबर दिखाई पड़ा है, और एक फाइबर तो यहाँ कोलेजन फाइबर बता ही दिया है, एक फाइबर आपका कौन सा बताना ये चाह रहा है, एक फाइबर का देखो दिया नहीं है ना फाइबर का नाम यहाँ पे, तो फाइबर एक आपका बताएगा इलास्टिक फाइबर, लेकिन एक रेटिकुलर भी होता है, उसका फिगर जरूर दे दिया इसने, तो रेटिकुलर फाइबर को भी हमको याद रखना है, जो यहाँ पर मैंने बनावना दिया है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सेल, ये जो 6 सेल है इसके फंक्शन क्या है, अब थोड़ा सेल के फंक्शन को पढ़ लेते हैं भैया, कि फंक्शन क्या क्या है सेल में। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, कहीं दिमाग से निकल ना जाए, हम एक बार बता देते हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखे कि मैट्रिक्स और सेल से मिलकर बने होते हैं, जहां मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू का अगर मैं बात करूं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार का हो गया, एरिओलर और एडिपोज। एरिओलर को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ना स्टार्ट किए, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में कुछ दूर पढ़े, उसके बाद एरिओलर स्टार्ट किए, जिसके एरिओलर में ही हम देखे 6 सेल। अब इस 6 सेल का क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, फंक्शन। तो सबसे पहला मैक्रोफेज आ गया, तो माइक्रोफाज जो होता है, मैक्रोफाज बोलते हैं इसको, मैक्रोफाज जो है ये क्या है, मैक्रोफाज जो है, मैक्रोफाज क्या है, मैक्रोफाज एक फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल मतलब क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल का मतलब होता है, ये एक साइटिक मतलब तो सेल हो गया, साइटिक मतलब तो सेल हो गया, फैगो मतलब क्या होता है, फैगो मतलब होता है खा जाना, तो किसी दूसरे सेल को खा जाएगा ये, या किसी को खाने वाला है पापा जी। हाँ, ये इतना पिटाई करेंगे चोर का, इतना पिटाई पड़ेगा कि चोर भाग जाएगा, या फिर चोर को समझ जाओ। तो फैगोसाइटिक सेल, अब वो घर के मुखिया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फैगोसाइटिक सेल जो है इसका मतलब हुआ मैक्रोफेज जो है वो फैगोसाइटिक सेल है, यानी फैगोसाइटिक मतलब वो खा जाएगा दूसरे सेल को। किसको खाएगा दिखाते हैं, ये परफॉर्म करता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने का मतलब हुआ ये इनगल्फ करता है, इनगल्फ मतलब निगल जाना, अगर नहीं पता है तो लिख लेना कहीं पे, इनगल्फ मतलब निगल जाना। किसको निगल जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को निगल जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। किसको, फॉरेन पार्टिकल को, निगला उसको तो डिस्ट्रॉय उसी को करेगा। अब आपको ना समझने के लिए एक फिगर यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिया है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में क्या हुआ, बगल में रखा हुआ था फॉरेन पार्टिकल, जैसे फॉरेन पार्टिकल देखा मैक्रोफेज ने क्या किया, मैक्रोफेज ने फॉरेन पार्टिकल को देख के उसको अपनी ओर बुलाया, आ जाओ बेटा, आ जाओ, ऐसे बुला के उसको अपने चंगुल में फंसाना चालू किया। तो देख रहे हो इनगल्फ करना, निगलना स्टार्ट कर दिया, इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ किया, निगला, और जब निगला तो देखो अंदर आ गया। अब अंदर आने के बाद क्या करेगा, देखो लिखा हुआ है मैक्रोफेज हैज एंजाइम, मैक्रोफेज के पास कुछ ऐसा एंजाइम है डेट जो ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा द फॉरेन पार्टिकल एंड डिस्ट्रॉय इट, उसको तोड़ के डिस्ट्रॉय भी कर देगा फॉरेन पार्टिकल को। तो अब यहाँ पर देखो उसने क्या किया, तोड़ दिया,
ऐसे ऐसे एंजाइम में छिट छिट के उसको गला के तोड़ दी। समझ में आया मैक्रोफेज? अरे बहुत सुंदर समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करो, फिर से सुनो, फिर से नहीं समझ आया फिर पीछे करो, और उसके बाद भी नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप, लाइव क्लास, अगला बैच, अगला क्लास कुछ तो है कुछ तो होगा, कहीं भी पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैक्रोफेज आपको समझा दिए, अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो पूछ लेना मैक्रोफेज के बारे में। यहाँ मैंने मैक्रोफेज के बारे में आपको बता दिया। अगला क्या है मैक्रोफेज के बाद, मैंने फाइब्रोब्लास्ट को लिया है। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैंने बोला था यहाँ पर आपको फाइब्रोब्लास्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है। देख लीजिए ये हरा कलर का जो है फाइब्रोब्लास्ट, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैंने बोला भी था, यहाँ पर भी मैंने बताया था कि फाइब्रोब्लास्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो फाइब्रोब्लास्ट आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल है। तो ये एक ऐसा सेल है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसा सेल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसमें किसमें पाया जा रहा है? ये है क्या, ये पढ़ क्या रहे हैं? एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लूज का प्रकार है। लूज का ए नंबर है, पहला नंबर प्रकार। अब ये जो है सिक्रेट करता है, ये निकालता है कुछ, क्या निकालता है? मैट्रिक्स एंड और ग्राउंड सब्सटेंस एंड ऑल्सो द फाइबर। मतलब ये सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट्स करता है। फाइब्रोब्लास्ट जो है ये सिक्रेट कहाँ करता है? मैट्रिक्स में सिक्रेट करता है, मतलब मैट्रिक्स में सिक्रेट करता है। मैट्रिक्स मतलब कि ग्राउंड सब्सटेंस में सिक्रेट करता है, और साथ ही साथ फाइबर को भी सिक्रेट करता है। यानी ये फाइब्रोब्लास्ट क्या क्या करता है? फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है? ये जो हरा कलर का देख रहे हैं ये क्या काम करता है? आप देख रहे हो ये कुछ कुछ निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है भाई? ये क्या निकाल रहा है? ये क्या निकाल रहा है? ये क्या है? आसमानी कलर का जो निकाल रहा है, ये क्या निकाल रहा है? ये देखो अगल बगल से ऐसे करके घुमा के निकाला है, ऐसे करके इधर भी निकाला है। क्या निकाल रहा है? ये निकाल रहा है फाइबर। ये फाइबर निकाल सकता है, ये मैट्रिक्स निकाल सकता है। अरे यार ये तो सब कुछ निकाल दिया। ये सेल नहीं निकाल के बाकी सब कुछ निकाल रहा है। 90% तो इसी ने बना दिया कनेक्टिव टिश्यू को। अच्छा, ये जो है फाइब्रोब्लास्ट, ये सेल नहीं निकाला, बाकी ये जो मैट्रिक्स निकाल दिया। ये मैट्रिक्स बना रहा है, ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है, फाइबर बना रहा है। वाह वाह वाह, हम तो पढ़े थे, अभी तुरंत तो पढ़े थे यहाँ पर, अभी हम तुरंत तो पढ़े थे यहाँ पर। क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो दो चीज से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है हमारे पास मैट्रिक्स, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। दूसरा होता है हमारे पास सेल। अच्छा, मैट्रिक्स जो है वो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? फाइबर। और हमने यहाँ पर देखा हूं, अभी तो यहाँ पर जानकारी हुई है कि एक हमारे पास ऐसा सेल है जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइब्रोब्लास्ट अकेले जो है, ये अकेले फाइबर भी बना देता है और ग्राउंड सब्सटेंस भी बनाता है, यानी पूरा मैट्रिक्स से बना दिया। ओहो, ये तो 50% से ज्यादा का काम फाइब्रोब्लास्ट ही करके बैठ गया है। समझ रहे हो भैया, कितना आसान कहानी है? आप समझ गए होंगे मेरी बात, हमने क्या बताया आपको। तो ये जो यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट के बारे में यही बोला जा रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है किसको? मैट्रिक्स को। मतलब कि मैट्रिक्स को करता है, इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स का मतलब होता है ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर। को सिक्रीट करता है। मैट्रिक्स बोलो या फिर बोलो ग्राउंड सब्सटेंस या फिर फाइबर। मैट्रिक्स बोलना है तो मैट्रिक्स बोलो, नहीं तो ग्राउंड सब्सटेंस और क्या? फाइबर। इस दोनों को सिक्रेट करता है। आप ये नहीं समझ रहे यहाँ पर कहें कि मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस एक ही है, जी नहीं। मैट्रिक्स को करता है, या नहीं तो बोलो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर दोनों को करता है। तो इसीलिए हमने बोला यहाँ पर कि भैया ये फाइब्रोब्लास्ट पूरा का पूरा मैट्रिक्स तो बना ही दिया, तो 50% से ज्यादा का काम यही कर दिया। अब पानी वगैरह, रस वगैरह तो बना ही दिया है, अब उसमें आलू देख लो, सेल वगैरह, अब उसमें देख लो कि कहाँ कहाँ गोभी है, वो देख लो आप। तो ये फाइब्रोब्लास्ट हो गया। 6 सेल में से 2 सेल कंप्लीट कर लिए, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और प्लाज्मा बी सेल। ये तीनों जो प्रकार है डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, तो डब्ल्यूबीसी में सीखोगे तो बड़ा मजा आएगा। और जो प्लाज्मा बी सेल है उसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना कि ये एंटीबॉडी बनाता है, जो अभी हमने बोला भी था कि एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। कौन? प्लाज्मा बी सेल। तो यहाँ पर हमारे 5 सेल कंप्लीट हो जाते हैं। इस तीनों के बारे में डब्ल्यूबीसी में हम लोग देखेंगे, जब हम आपको डब्ल्यूबीसी यानी कि ब्लड के बारे में चर्चा करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू यहाँ से। अब आते हैं मास्ट सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट सेल। मास्ट सेल जो होता है, आप कभी देखे हो, आपको कई बार क्या होता है कि कई बार आपको काट लिया जाता है किसी चींटी के द्वारा, किसी मधुमक्खी के द्वारा,
किसी मतलब अलग अलग कीड़ों के द्वारा काट लिया जाता है, वहां का जगह फूल जाता है, सूजन हो जाता है। कई बार थप्पड़ लगा होगा पापा वाला या मम्मी वाला, तो वो जो थप्पड़ खाए हो या फिर बड़ी दीदी का या बड़े भैया का लगा है, कभी ना कभी किसी न किसी से लगा होगा, वहां फूल गया, वहां फूल गया, लाल हो गया, वो इन्फ्लेमेशन कराता है। वही प्रक्रिया इन्फ्लेमेशन कराता है। इन्फ्लेमेशन यानी फूलने को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल क्या करता है, यूजुअली यानी प्राय क्या करता है, इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। यानी जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, जब भी फूलेगा, जब भी सूजन होगा, जब भी लाल होगा, तो ध्यान रखना वहां पे मास्ट सेल ने अपना कुछ काम किया है। क्या किया है, आइए समझते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है यार, अपने जीवन का, शरीर का बारे में समझना है कि भाई जीवन में चल क्या रहा है, शरीर में चल क्या रहा है, कितना इंटरेस्टिंग। अगर ये तुमको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो तुम बेकार पढ़ रहे हो, तुम बेकार सपना सोच रहे हो नीट वगैरह का, है ना। तो मास्ट सेल जो है ये यूजुअली इन्वॉल्व रहता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, यानी इन्फ्लेमेशन में रहता है। मीन्स अर्थात क्या, अफेक्ट जहां हो जाता है एरिया बिकम्स कैसा, लाल हो जाए, रेड वार्म, ये स्वेल हो जाए, फूला हुआ, स्वेल मतलब फूला हुआ, फूल जाए, जहां फूल जाए या लाल हो जाए, वही इफेक्टेड एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। और यही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है उसमें मास्ट सेल इन्वॉल्व देखने के लिए आपको मिलेगा। मतलब जहां लाल हो जाए, जहां फूल जाए, वहां समझ जाओ मास्ट सेल ने अपना काम किया है। और मास्ट सेल 3 प्रकार के चीजों को निकालता है अपने से, यानी 3 चीजों को सिक्रीट करता है। एक है हिस्टामिन, एक है सेरोटोनिन, एक है हिपेरिन। अरे सर हम तो सुने थे, हम तो नाम सुने हैं ये तीनों का, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। ये जो है आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हिपेरिन, ये तीनों का अपना अपना कुछ काम है। आइए भैया समझते हैं हिस्टामिन क्या है। हिस्टामिन को कहा गया है कि ये वैसोडिलेटर है। वैसोडिलेटर, वैसो का मतलब हो गया ब्लड वेसल्स और डिलेटर का मतलब हो गया डिलेशन। डिलीशन है, डिलीशन, अरे क्या लफड़ा सर भाई, फंसा दिया आप। डिलीशन विलीशन क्या, हिंदी में बता देते हैं। अरे पैर पकड़ते हैं, हिंदी में पढ़ा दीजिए। अगर मैं हिंदी में पढ़ा दूंगा, मैं भी पैर पकड़ता हूँ, फिर रिजल्ट में क्या होगा, बड़ा दिक्कत होगा। सरकार को समझना चाहिए, समझ रहे हो कि सरकार ही नहीं समझ रही है। गूगल ट्रांसलेट हो रहा है क्वेश्चन का, अगर गलती हुआ हिंदी तो अच्छा चलो भैया गूगल ट्रांसलेट हो गया, कुछ भी हो, गलती हो जाए हिंदी में क्वेश्चन, तो उसको आप कम से कम इंग्लिश के हिसाब से, तो नहीं जांचो, हिंदी के हिसाब से जांचो। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, हम तो इंग्लिश के हिसाब से जांचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए मैंने कहा कि आपको इसे पढ़ना चाहिए, और जहां दिक्कत होगा हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, डिलीशन मतलब क्या होता है, डिलेशन मतलब होता है डायमीटर का इंक्रीज होना, परिधि, परिधि का बढ़ जाना, यानी फूल जाना। आप समझे, डिलेशन मतलब फूल जाना, डिलीशन मतलब फूल जाना। आपको कॉन्ट्रेक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन मतलब पचक जाना, पिचक जाना, जमा हो जाना, है ना। अब फूल जाए कोई चीज, जैसे बैलून को फुला दिए, क्या किए, डिलीशन कर दिए, है ना। वो पिचक गया तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्शन हो गया, है ना, उसको कंट्रैक्ट कर दिए, जमा कर दिए। तो अब आप देख रहे हो इस फिगर में क्या हो रहा है, हिस्टामिन अगर रिलीज हुआ आपके शरीर में, तो जहां जहां हिस्टामिन रिलीज होगा वहां क्या होगा, तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स था, देख रहे हैं नॉर्मल ब्लड वेसल्स था, एकदम पतला नॉर्मल सा ब्लड वेसल्स आपके शरीर में है, जिसमें ब्लड घूम रहा है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। अब हिस्टामिन ने क्या किया, इस पर इफेक्ट डाला इस नॉर्मल पे, और ये फूल गया। देखो क्या हो गया, डिलेटेड वेसल्स हो गया, फूला हुआ वेसल्स हो गया, फूल गया, नस फूल जाएगा वहां पर का ब्लड वेसल्स फूला हुआ आपको दिखाई देगा। तो वहां पर आप देखोगे कि अरे यार फूल गया, लाल हो गया है अपना चमड़ा यहाँ पर, मतलब समझ रहे हो बात ना। तो ये आपका जो है इसीलिए कहलाता क्या है, इसका नाम ब्लड वेसल्स को फुला दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, वेसो डिलीशन, सॉरी डिलेटर, वेसो डिलेटर। तो ये जो आपका हिस्टामिन होता है, ये वेसो डिलेटर है। वेसो डिलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को डिलीट नहीं, डिलेशन कर देता है, यानी फुला देता है, उसके डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अब आप देखिए अगला है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है ये वेसो कंस्ट्रिक्टर है, कंस्ट्रिक्ट करना, तो ये कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी पिचकाता। अगर आपको पहले बार ये सब नाम सुनने में लगे कंस्ट्रिक्शन का मतलब, तो हिंदी में लिख लेना ब्रैकेट में यार, कंस्ट्रिक्शन मतलब पिचक जाना, और यहाँ डिलेशन मतलब लिख देना, फूल जाना। अगर दिक्कत हो रहा है तो नहीं तो बार बार रिपीट करने से तो अपने याद हो जाएगा। तो वेसो
कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या हो गया, वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो जब भी आपके शरीर में सेरोटोनिन कहीं पे निकला तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो है वो पिचक जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे पिचक गया है, देख रहे हो पिचक गया, दोनों तरफ से ऐसा एक्ट हुआ इस पे पास की दोनों तरफ से ऐसा इस पर एक्ट हुआ कि ये जो है एक्ट करने की वजह से नॉर्मल ब्लड वेसल्स पिचक गया है। ऐसा तब होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड वेसल्स इसको कहेंगे हम। अब जो पहले था नॉर्मल वेसल्स, अब कहेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड वेसल्स। ऐसा तब होगा जब ब्लड का फ्लो को कम करना होगा। तो सेरोटोनिन को ऐसा लगेगा, आपके शरीर को लगेगा सेरोटोनिन बढ़ा देते हैं, थोड़ा ब्लड वेसल्स पतला हो जाएगा, तो पानी की तरह जो बह रहा था ब्लड वो थोड़ा कम बहेगा। बात समझे कि नहीं? और जब फुलाना होता था कि कम बह रहा है थोड़ा ज्यादा बहाते हैं, तो उसको थोड़ा फुला दीजिए, तब उस समय हिस्टामिन निकल जाएगा आपके शरीर में। तो हिस्टामिन आपके शरीर में तब निकलता है जब आपको ज्यादा ब्लड निकलवाना होता है तेजी से, और जब धीरे धीरे ब्लड निकलवाना होता है शरीर को तो फिर वहां पर पिचकाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, अवरोध पैदा करना पड़ता है, तो सेरोटोनिन हो जाता है। और जो हिपेरिन होता है, अगर उस हिपेरिन का मैं बात करूं तो हिपेरिन जो है उसको कहते हैं नेचुरल एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट मतलब क्लोटिंग करना, जमाना, कोगुलेंट मतलब जमाना, जैसे दही जमाते हैं उससे हमारे ब्लड भी जमते हैं। लेकिन एंटी मतलब तो अपोजिट हो गया ना, उल्टा हो गया, तो नहीं जमने देगा। ये हिपेरिन हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में दौड़ते रहता है। अगर ये हिपेरिन ना रहे तो हमारे ब्लड जम जाएंगे और हम मर जाएंगे। समझ लो कि नहीं? तो हिपेरिन नहीं रहता है अगर, तो आदमी मर जाएगा। तो हिपेरिन होना चाहिए, तो हिपेरिन है हमारे शरीर में। तो नेचुरल एंटी कोगुलेंट है ये। हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड जमने से हमें रोकता है। जब ब्लड नहीं जमेगा तभी तो दौड़ेगा ब्लड। ब्लड तो हमारे शरीर में तभी दौड़ेगा जब हमारे शरीर में हिपेरिन होगा, और हिपेरिन होगा तो वो जमने नहीं देगा। तो एंटी कोगुलेंट है, यानी अपोजिट क्लोटिंग करता है, यानी क्लोटिंग के अपोजिट है, यानी क्लोटिंग को रोकता है वो, है ना, जमने से वो रोकता है। तो ये हिपेरिन का काम है जो हमने आपको बताया। तो ये तीनों का काम आप समझ गए होंगे। ये तीनों क्या था, ये तीनों आपके मास्ट सेल का यूज था। बताओ, सोचो 6 सेल समझाए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगा भी होगा सुनने से कि मास्ट सेल तो बड़ा जबरदस्त काम करता है। और इसके अलावा अगर किसी को मतलब अच्छा लगा होगा तो मैक्रोफेज, है ना, बहुत जबरदस्त ये दोनों का काम है। तो ये थे आपके एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू के 6 सेल जिसके बारे में हम लोग ने चर्चा की है। तो बाबू ये मास्ट सेल, ये हो गया मैक्रोफेज। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम लोग समझ गए ये तीनों बारे में, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। अगर आपको इसमें फिर भी लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी मर्जी, आप दोबारा से वीडियो देखो। अब नहीं समझना है तो फिर मत देखो। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ एक ही बार, लेकिन कोशिश पूरा कर रहा हूँ अपने तरफ से कि बार बार एक ही चीज को बोल बोल के अलग अलग तरीकों से मैं आपको समझा दूं। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात, और नहीं समझ में आ गया तो दोबारा से वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। अब देखिए जी, कनेक्टिव टिश्यू के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये मोस्ट एबंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओहो, आप तो सर एकदम पूरा का पूरा लिख तो दिए थे वहां पर नोट में, पर मुझे ये बात अभी समझ में आ रहा है कि आप तो पूरा एनसीईआरटी ही घुसेड़ दिए थे। आहा, अब समझ रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी ही पूरा पूरा पूछा जाता है। तो मोस्ट एबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी सबसे ज्यादा फैला हुआ बॉडी में रहता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल में यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोगों में, है ना। और इसका नाम हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है, ये स्पेशल फंक्शन करता है लिंकिंग और सपोर्टिंग का, यानी लिंकिंग करता है और सपोर्ट देता है अदर टिश्यू ऑर्गेन को एक दूसरे के साथ। हम समझ, पूरे शरीर को इधर उधर जोड़ता है जी। और दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स विच इंक्लूडेड कार्टिलेज, बोन। देखो ये सब आसानी से लिख दिया, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है, कनेक्ट होता है इसी वजह से। मतलब कार्टिलेज हमारे शरीर में है, बोन है, एडिपोज है, ब्लड है, इसी सबको जोड़ता है। एडिपोज क्या है, हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं उस पर। एडिपोज मतलब होता है एक ऐसा सेल जिसके पास फैट भरा हुआ हो। आगे बोल रहा है कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के सेल, जितना भी आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड को छोड़ के वो क्या करते हैं, सेल उनके पास है और सिक्रेट करते हैं वो फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोल्ड कोलेजन। तो कोलेजन या इलास्टिन नाम का उनके पास फाइबर होता है, सिर्फ ब्लड को छोड़ के बाकी सबके पास। अब ये नया बात है, तो याद रख लेना। अच्छा आगे बोल रहा है कि द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फाइबर क्या करता है, फाइबर स्ट्रेंथ देता है यानी मजबूती देता है, और इलास्टिसिटी देता है, लचीलापन। फाइबर क्या होता है, देखो तार वगैरह फाइबर होता है, उसके पास कैसा लचीलापन होता है, लचीलापन होता है। पूरा तार वगैरह कैसे ऐसे लच 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 करता है वैसे ही। तो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी का मतलब हो गया लचीलापन, एंड फ्लेक्सिबिलिटी वही चीज कर रहा है ये, और टिश्यू को देता है। दिस सेल आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड,
देखो यहाँ पर वही बात बोला कि पॉलीसेकेंड, जिसको म्यूकोपॉलीसेकेंड बोल रहे थे, तो पॉलीसेकेराइड को ये सिक्रेट करता है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है अकुमुलेट बिटवीन सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। बस वही ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, फाइबर वगैरह, यही सेम चर्चा है। उतना आप अगर समझ नहीं पाओ तो अपना वाला लैंग्वेज ज्यादा आसान है। अब यहाँ पर देखो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्लासिफाइड है कितने प्रकार में, 3 प्रकार में। तो यहाँ मैं ऊपर इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोला गया, क्लासिफाइड है 3 प्रकार में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में। बस समझ गया। तो ये तीनों के बारे में कहानी उतनी है जो हमने आपको बताया। इधर वाली जो कहानी है सेम अगर आपको पता है तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इन डिटेल में हमने आपको बताया। अब यहाँ पर जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेल और फाइबर लूजली इसमें अरेंज होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि भाई एरियोलर, एग्जाम्पल में बोल रहा है, हम लोग तो पढ़ लिए इतना तेजी से। प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी ये कहाँ एरियोलर टिश्यू होता है, वो बीनीथ द स्किन, अभी पढ़ेंगे हम इसके विषय में। और इसमें क्या बोल रहा है, और बोल रहा है, और ये सब जो लिखा हुआ, एक काम करते हैं इसके विषय में अभी पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू वगैरह के बारे में चर्चा आ गया। तो ये सब हम यहाँ तक अभी मान के चलते हैं कि हमें पता चला है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस तक, यहाँ तक पता चला है। इसके आगे की बात अभी हम पढ़ेंगे नीचे। अब आइए जी, फाइबर जो पाए जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है कोलेजन, एक होता है इलास्टिक फाइबर। बहुत ही नॉर्मल सा बात है, आप आराम से समझ जाओगे ये चीज, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो कोलेजन जो होता है देखने में ही व्हाइट कलर का होता है, देख रहे हो, और इलास्टिक जो होता है वो येलो कलर का होता है। इसीलिए इसका नाम जो है यहाँ लिखा हुआ है व्हाइट कलर की वजह से, कोलेजन में व्हाइट इन कलर, कलर में व्हाइट है, और ये येलो इन कलर, ये कलर में येलो है, इसीलिए ये व्हाइट वाला को हम बोलते हैं हैंस नाउन एज व्हाइट फाइबर, इसको हम व्हाइट फाइबर भी बोल सकते हैं। और ये कलर में क्या है, पीला है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, येलो फाइबर। अच्छा, इसमें ना आप देखोगे बंडल के जैसा है ना, गट्ठर जैसा बंडल, प्रेजेंट इन बंडल। और ये देखोगे अलग अलग रहता है, एक अलग दूसरा उधर अलग, तो कोई गट्ठर इसमें नहीं दिखाई पड़ता है। ये प्रेजेंट इंडिविजुअली, ये अकेले रह सकता है, ये अकेले रह सकता है, जैसे अभी हम अकेले यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, अकेले आप पढ़ रहे हो घर में बैठ के, तो ऐसे प्रेजेंट इंडिविजुअली तो अकेले रहता है। जबकि यहाँ पे देखो क्लास में ऐसे बैठता है लोग, हाँ गट्ठर में, तो ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि आप बचपन में कहानी सुने थे कि गट्ठर वाला कहानी, जो बचपन में सुने हुए कहानी कि 4 भाई थे, चारों भाई में पटरी नहीं खाता था, चारों भाई लड़ाई करते रहते थे, उनके पिताजी मरने वक्त चारों को बुलाए, एक दिन बुलाकर उनको समझाया कि देखो एक गट्ठर यहाँ पर रखा है, उससे एक लकड़ी चारों को दे दिया गया और कहा कि चारों लकड़ी तोड़ो, चारों ने तोड़ दिया, फिर कहा कि पूरा गट्ठर को एक बार में तोड़ो, चारों ने अपना अपना शक्ति लगाया, नहीं तोड़ पाया। अब कहा चारों मिल के तोड़ो, चारों मिल के तोड़ना चाहा, टूट गया, तो कहा देख लो, अकेले थे नहीं तोड़ पा रहे थे। और वो गट्ठर को मतलब बहुत सारा था लकड़ी, तो तुम अकेले थे नहीं तोड़ पा रहे थे, और जब तुम चारों मिल गए तो उसी गट्ठर को तुम तोड़ दिए। तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, तो वही बोला गया कि गट्ठर वाला जो है, यहाँ पे बंडल वाला जो है, ये तो स्ट्रेंथ होगा, मजबूत होगा। अकेला रहेगा तो मजबूत नहीं रहेगा, तो अकेला रहेगा तो प्रोवाइड कैसा होगा, इलास्टिक, लचीला, लच। और यहाँ क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ देगा, यहाँ मजबूती देगा। अच्छा, यहाँ पर ये मेड ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ये किससे बनेगा, कोलेजन फाइबर किससे बनेगा, ये फाइबर है ना, ये फाइबर का प्रकार आप देख रहे हो, फाइबर 2 प्रकार के हैं किसमें, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। वैसे तो एक और रेटिकुलर भी है, उसके बारे में एक लाइन लिख देंगे कि मुख्य रूप से आपके एनसीईआरटी ने कोलेजन और इलास्टिक के बारे में बताया। तो कोलेजन जो है वो किस प्रोटीन से बना है, तो कोलेजन नाम के प्रोटीन से बना है, और इलास्टिक इलास्टिन नाम के प्रोटीन से, ठीक है। इसमें ब्रांच रहता है इलास्टिक में, और इसमें अनब्रांच होता है। देख लीजिए यहाँ सीधे जा रहा है, यहाँ पे ब्रांच शाखा निकल गया कि नहीं, एगो दूगो शाखा निकल गया, तो ये शाखित होता है, शाखा रहता है, ब्रांच होता है, इसमें ब्रांच नहीं है, ये अनब्रांच है। और जो अनब्रांच है वो कोलेजन फाइबर कहलाते हैं। कोलेजन फाइबर किस प्रोटीन से बना है, कोलेजन प्रोटीन से। और जो आपका ये इलास्टिक फाइबर है वो इलास्टिन प्रोटीन से बना है, इलास्टिन प्रोटीन से। कितना आसान है, बहुत इजी है, बहुत आराम से आपको याद हो रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक नोट पॉइंट में मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए
ताकि आप समझ जाओ कि रेटिकुलर के बारे में भले नहीं एनसीईआरटी ने दिया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे कि रेटिकुलर फाइबर जो होता है वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लच 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 लचीलापन। एंड अनदर टाइप्स ऑफ फाइबर डेट में बी प्रेजेंट, और भी अन्य प्रकार के फाइबर में ये चीज पाया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन रेटिकुलर फाइबर के पास भी ये बात पाया जाता है। ये चीज बस यहाँ पर लिखा हुआ था, जबकि एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा चर्चा है नहीं, है चर्चा इस दोनों के विषय में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो फाइबर, एक फाइबर समझ गए ना, याद आया ना फाइबर, अरे कहीं भूल नहीं जाना, देखना मैं एक बार याद दिला देता हूँ, ये कहीं भूल जाओगे तो फिर पूरा दिमाग इधर सुधर हो जाएगा। याद करो, कनेक्टिव टिश्यू दो चीज से मिलकर बनता था, मैट्रिक्स और सेल। मैट्रिक्स में दो प्रकार, ग्राउंड मतलब मैट्रिक्स दो चीज से मिलकर बनता था, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर। यही फाइबर का चर्चा हो रहा है। फाइबर जो है किसमें, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का, कोलेजन और क्या, इलास्टिक फाइबर। कोलेजन व्हाइट कलर का, कोलेजन जो था व्हाइट कलर का था, और जो इलास्टिक फाइबर था इधर लिखा हुआ था वो येलो कलर का था। ये ब्रांच था, ब्रांच था, नहीं नहीं नहीं, ये तो सीधा 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 था, इधर ब्रांच था, है ना, पीला पीला वाला ब्रांच था। इसको हम कहते थे व्हाइटिस, इसको बोलते थे व्हाइटिस फाइबर, इसको बोलते थे येलोइस फाइबर। ये येलो फाइबर कलाया, ये व्हाइट फाइबर कलाया। ये मजबूत था क्योंकि गट्ठर के रूप में था, तो मजबूत था। ये इलास्टिक था, ये लचीला था। अच्छा, इसमें ना ब्रांच नहीं था, इसमें ब्रांच था, ब्रांच निकला हुआ था। ये इलास्टिक नहीं था, ये था क्या, ये था कोलेजन, इसलिए प्रोटीन का नाम भी था कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, ये इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। चलिए एक बार देख लेते हैं, याद आ जाएगा, हम तो बोल तो दिए आपको। आप एक बार में वीडियो का नहीं समझ रहे, दोबारा देखो, दोबारा देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको आज का टॉपिक लग भी रहा होगा, याद आज लग रहा होगा कि बहुत कुछ पढ़ लिए यार, बहुत कुछ पढ़े, अभी क्या, अभी और पढ़ना है। तो व्हाइट इन कलर इसलिए व्हाइट फाइबर, येलो इन कलर इसलिए येलो फाइबर। प्रेजेंट रहता है बंडल के रूप में, प्रेजेंट रहता है इंडिविजुअली, अकेले रहता है। ये स्ट्रेंथ रहता है, मजबूती रहता है क्योंकि बंडल में है। ये अकेले है इसलिए इलास्टिक है, यानी लचीला है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, किस प्रोटीन से बना हुआ रहेगा, कोलेजन प्रोटीन। ये किससे बना रहेगा, इलास्टिन प्रोटीन से। ये अनब्रांच रहेगा, इसका कोई ब्रांच नहीं होगा, ये इसमें ब्रांच रहेगा यानी शाखा रहेगा। अब हम लोग नोट पॉइंट भी पढ़ ही लिए, अब आगे बढ़ते हैं कि लोकेशन कहाँ है, लोकेशन और फंक्शन। एरियोलर जो पढ़ रहे हो, जो आप कनेक्टिव टिश्यू का लूज वाला का प्रकार पहला पढ़ना स्टार्ट किए थे, एरियोलर, ये जो आपने पहला पढ़ना स्टार्ट किया लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला प्रकार एरियोलर, इसका अंतिम टॉपिक पे जा रहे हैं अब इसका एरियोलर में कि ये कहाँ पाया जाता है, और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कहाँ पाया जाने के साथ साथ कि इसका कार्य क्या है, तब एडिपोज में चलेंगे। एडिपोज होगा फिर ये डेंस वाले को पढ़ेंगे, डेंस तो बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा ये। तो मेन इसी में समय जो जा रहा है एरियोलर में, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए। लोकेशन एंड फंक्शन, लोकेशन एंड फंक्शन। तो लोकेशन एंड फंक्शन किसका, एरियोलर का पढ़ना है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, लोकेटेड बीनीथ, बीनीथ मतलब होता है बिलो, बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे, स्किन के नीचे। अच्छा, हमारी स्किन के नीचे होता है, हाँ हाँ, वही रहता है एरियोलर। और ये कनेक्ट करता है किसको, स्किन के साथ जो अंडरलेइंग मसल है, यानी कि इसके नीचे जो मसल है ना, मसल्स जो है, जो हमारे स्किन के नीचे मसल्स हैं, उसको स्किन से जोड़ के रखता है। समझ गए, समझ गए, ऊपर में स्किन, नीचे में मसल्स, दोनों के बीच में बैठा हुआ है कौन, दोनों के बीच में बैठा हुआ है ये एरियोलर टिश्यू। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। जो इपिथेलियम बेसिक काम करेगा, उसका मूलभूत संरचना कह सकते हो। थोड़ा सा इसको ना आप समझोगे तब, जब ये फिगर समझो, तो आ जाओ पहले फिगर समझते हैं, तब आप समझ पाओगे, तो उलझ जाओगे पूरा। अब देखो, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास है, सबसे पहला जो ऊपर का हिस्सा है, सबसे पहले ऊपर में क्या मिलेगा हमको, ऊपर में इपिथेलियम मिलेगा, इपिथेलियम मिलेगा, इपिथेलियम मिलेगा, है ना। इपिथेलियम जिसको हम इपिडर्मिस यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इपिडर्मिस बोले हैं, इपिथेलियम नहीं, इपिडर्मिस मिलेगा। सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं, स्किन के हमारे सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस। उसके बाद वाला लेयर को क्या बोलते हैं, उसके बाद वाला लेयर को बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं हम लोग, डर्मिस। और इसी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्किन। इसी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। और इपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, डर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस। क्या होता है, हाइपोडर्मिस। तो ये हो गया आपका हाइपोडर्मिस। अच्छा सर, बीच में डर्मिस, ऊपर में इपिडर्मिस, नीचे में हाइपो। इपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। ओहो, देखो लिख दिए हैं, अपर लेयर, अपर लेयर का नाम क्या होगा, इपिडर्मिस। और निचला लेयर का नाम क्या होगा, निचला लेयर का नाम क्या होगा, डर्मिस।
तो ऊपर हो गया क्या, ऊपर हो गया एपिडर्मिस, नीचे क्या हो गया डर्मिस। तो ऊपर रहता है एपिडर्मिस, देख लो ऊपर है आपका एपिडर्मिस, नीचे क्या है डर्मिस, और उसके नीचे क्या है हाइपोडर्मिस। तो ये दोनों जो लेयर है इसी दोनों लेयर से मिलकर बना हुआ है स्किन। तीसरा लेयर जो हाइपोडर्मिस है इससे स्किन नहीं बनता, इससे कुछ और होता है। क्या होता है अभी हम देखते हैं। अब आप देखो, अब आप देखो जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो यहाँ पे जो भरा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पे जो भरा हुआ है आप देख रहे हो पिंक कलर का, ये क्या है, ये दरअसल वही मोम जैसा जो है जिसपे पानी भी जाएगा तो पानी को फेंक देगा, पानी को सोखेगा नहीं। तो ये क्या है, ये याद है कहानी, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और ये चीज हम आपको पढ़ाए हुए थे, जो क्या करता था, जो सूखापन लाता था, ड्राइनेस लाता था, है ना, या फिर नमी भी लाता था। तो नमी लाने वाला था वो नॉन क्रेटिनिफाइड था, जो नमी नहीं लाता था वो था क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या करता था, नमी नहीं लाने देता था, वो सुखा देता था। कहां पर, जब वहां पर केरेटिन नाम का प्रोटीन लगा रहता था, केरेटिन नाम का प्रोटीन, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है, याद करो, पिछला क्लास जाके देखो, अपना कॉपी पलट के देखो, वहां मैंने बताया हुआ है। तो आपको यहाँ पर मोम जैसा कुछ फील होगा, क्योंकि पानी देंगे गिर जाएगा, पानी अंदर नहीं जा रहा। अंदर क्यों नहीं घुसा, क्योंकि इसने घुसने नहीं दिया, इसने शरीर के अंदर पानी घुसने नहीं दिया। तो क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की वजह से एपिथेलियम ऊपर मिला, एपिथेलियम के नीचे क्या मिला, एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या मिला डर्मिस, उसके नीचे क्या मिला हाइपोडर्मिस, और उसके नीचे जो मिल रहा है ये क्या है भैया, मसल। क्या है, मसल। आप देख रहे हैं मसल का स्ट्रक्चर है, मसल का स्ट्रक्चर है ये। तो मसल इसके अंदर पाया जा रहा है। अगर अब आप देखो तो जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस में आप देख रहे हो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको दिखाई देगा, देख रहे हो स्टार स्टार जैसा बना हुआ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और उसी में देखते हो ये क्या बना हुआ, ये जो है, ये जो आसमानी ग्रीन है ना, ग्रीन कलर का लगभग है। तो ये जो आप देख रहे हो क्या बना हुआ है, फाइबर बना हुआ है। तो देख रहे हो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है भैया, लोकेटेड इन हाइपोडर्मिस बिलो स्किन, यानी स्किन के जस्ट नीचे, क्योंकि स्किन कहाँ तक है, स्किन तो बस यहीं तक है, स्किन तो बस यहीं तक, यही ना स्किन, डर्मिस तक, स्किन यहां से लेके यहां तक है। पहला जो आप देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, दूसरा जो देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे, डर्मिस। और इस दोनों को मिला दे, इस दोनों को मिला दे तो क्या होगा, स्किन। इस दोनों को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, स्किन बोलेंगे, स्किन बोलेंगे। और ये क्या होगा ये क्या होगा, ये मसल हो गया, ये क्या हो गया, मसल हो गया, ये मसल हो गया। इस दोनों के बीच में जो आप देख रहे हो, इस दोनों के बीच में जो आप देख रहे हो, इस दोनों के बीच में जो देख रहे हो, इस दोनों के बीच में ये क्या है, इस दोनों के बीच में ये क्या है, यही तो है हाइपोडर्मिस, ये है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस के अंदर कौन फंस गया है, एरियोलर सिटी, यानी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी एरियोलर भैया इसका मतलब स्किन और मसल के बीच में ठुसा हुआ रहता है, और स्किन को भी खींच के रखता है, मसल को भी खींच के रखता है, और दोनों एक दूसरे को खींच के पकड़ के रखता है। अर्थात स्किन और मसल को जोड़ता कौन है, ये जोड़ता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के जस्ट नीचे और मसल के जस्ट ऊपर पाया जाता है। यही चीज यहाँ पर आपको लिखा हुआ था, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लोकेटेड बीनीथ या बिलो, मतलब जस्ट नीचे, किसके नीचे, स्किन के जस्ट नीचे, और कनेक्ट करके रखता है स्किन को किसके साथ, अंडरलेइंग मसल, यानी जो जस्ट नीचे अंडरलेइंग, अंडर मतलब नीचे की तरफ जो अंडरलेइंग रहता है, बिछा हुआ रहता है मसल, उससे जुड़ा हुआ रहता है स्किन, किसके मदद से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। और ये प्रोवाइड क्या करता है, बेसिक फ्रेमवर्क, किसके लिए, एपिथेलियम के लिए। जो एपिथेलियम यहाँ पर पाया जाता है उस एपिथेलियम के लिए क्या करता है, बेसिक फ्रेमवर्क करता है, यानी कि ये एक ढांचा तैयार करता है, ढांचा देता है। जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन सिस्टम हमें ढांचा देता है, हड्डी हमें ढांचा देता है खड़ा रहने के लिए, बिल्कुल ये वैसे ही ढांचा ये भी बना के देता है। तो ये लोकेशन और फंक्शन एरियोलर का था जो हमने आपको बताया। अब दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जा रहे हैं हम लोग पढ़ने के लिए। क्या असर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये कहां से बीच में आ गया, ये यहां से हुआ है, तैयारी याद कीजिए। कनेक्टिव टिश्यू थे 3 प्रकार के, पहला था लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू था उसमें पहला था एरियोलर, जो हमने पढ़ लिया। अब है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तेजी से पढ़ते हैं एडिपोज, अब छोटा छोटा है, अब ज्यादा देर नहीं लगेगा, अब तेजी से हो जाएगा खत्म। आइए जी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के विषय में देखें आज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के विषय में क्या कहा गया है कि इट इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक स्पेशल प्रकार है ये। और क्या करता है, जो स्पेशल प्रकार है ये स्टोर करता है फैट को,
ये स्पेशल किस मामले में है? स्टोर करने के मामले में। किसको? फैट को। मैंने बोला ना एडिपोज, एडिपोज का मतलब ही होता है, एडिपोज का मतलब होता है फैट, एडिपोज मतलब फैट होता है। देख लो यहाँ एडिपोसाइट भी लिखा हुआ है। एडिपो का मतलब होता है फैट, सॉरी एडिपो का मतलब होता है फैट, और साइट का मतलब होता है सेल। तो सेल ऐसा जिसमें फैट जमा हो जाए। देखेंगे अभी। करा इट हैज सिमिलर फाइबर, इसके पास भी सेम ही फाइबर होता है। ग्राउंड वही सब फाइबर, कौन? कोलेजन, कोलेजन वाला और इलास्टिक। ग्राउंड सब्सटेंस इसके पास होता है, यानी कि मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स रहता है। और कह रहा है कि सेल भी रहता है, जस्ट लाइक एरियोलर, मतलब जैसे जैसे एरियोलर में था सेल भी था, इसमें भी सेल है। फाइबर भी था, फाइबर भी है। ग्राउंड सब्सटेंस था, इसमें भी है। बट लेकिन कह रहा है इन नॉर्मस नंबर ऑफ एडिपोसाइट, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? एडिपोसाइट रहता है। इसमें एक ही चीज, नया चीज है, इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब एकदम उससे हटके क्या है? एडिपोसाइट है, इसमें एडिपोसाइट है। और एडिपोसाइट मतलब क्या होता है? फैट फिल्ड, फैट से भरा हुआ सेल, जिसको क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट। तो फैट से भरा हुआ सेल को एडिपोसाइट कहते हैं। तो इसमें फैट से भरा हुआ सेल पाया जाता है। अब कैसे होता है हम अभी देखेंगे। अब फैट से भरा हुआ सेल कैसे हो जाता है हमारे शरीर में? जैसे फैट हो क्यों जाता है, ये भी एक समझने वाली बात है। कैसे हो जाता है? जैसे हम ही को थोड़ा देर वो लगेगा, सर आप थोड़ा सा चबी चबी है, थोड़ा सा मोटी मोटी है, थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी है, थोड़ा सा फैट है। अच्छा फैट होता क्यों, आइए समझते हैं। या फिर आप भी हो सकते हैं, खा रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, काम तो कर, अब हमारा क्या है, हम खड़े खड़े यहाँ पे काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, तो हम तो कोई एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। अब हम खड़े खड़े काम करेंगे, सिर्फ खाएंगे, खड़े खड़े काम करेंगे, बैठ के काम करेंगे, अपने ही जगह काम करेंगे। शरीर में जितना हमें वर्क होना चाहिए, शरीर वर्क जितना करना चाहिए उतना वर्क किया नहीं, खाना तो तुम लेते जा रहे हो। तो एक्सेस मात्रा में अगर न्यूट्रिशन ले लोगे तो वो क्या करेगा? वो भविष्य के लिए जमा के रख लेगा कि भैया जब खर्चा करना होगा तो खर्चा कर देंगे। मतलब उसको वो जमा जमा करके रखता है, किस रूप में? एडिपोसाइट के रूप में। यानी हमारे ही सेल में वो फैट को, न्यूट्रिशन को भर भर के ठूस ठूस के रखता है। अरे भैया रखो, दूसरे सेल में ये भर गया, पैक हो गया सेल, चलो दूसरा थैला लाओ, तो दूसरा सेल लाओ, तो उसमें पैक करो, उसमें पैक करो। खाना बहुत आ गया है, खाना बहुत आ गया, चलो उसके घर से भी खाना आ गया है, देखो पहुंचाया है खाना खाने के लिए, अरे आओ, बहुत दिन के बाद पहुंचे हैं, बहुत दिन के बाद पहुंचे हैं, तो लोग स्वागत में पहुंच रहे, ये मिठाई खाइए भैया, वो मिठाई खाइए, वो भाई मिठाई खाइए। इतने मिठाई आ गए हैं कि थैला भी कम पड़ गया है, तो एक थैला, दूसरा थैला, दूसरा थैला। तो सारे सेल जो है वो थैले हैं, जिसमें कि फैट भरते जा रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन भरते जा रहा है। जो एक्स्ट्रा खा रहे हो, अगर तुम 10 दिन नहीं खाओगे तो क्या होगा? फैट जो आप भर के रखे हुए हो, वो न्यूट्रिशन जो भर के रखे हो, वही पचना चालू हो जाएगा, एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, फिर आप पतले। तो इसका कहने का मतलब है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपके हुए पड़े हैं, वो जो आगे बोला क्या गया, इसमें बोला गया है जो क्या बोला जाता है यहाँ पर? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के विषय में कहा कि इसमें क्या होता है? एडिपोज जो सेल होते हैं, एडिपोसाइट, उसमें एक्सेस मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, जो क्या होता है? यूटिलाइज नहीं किया जाता इमीडिएटली, तुरंत ही, मतलब उसको उपयोग नहीं किया जाता, यूटिलाइज नहीं किया जाता है। इज कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फैट में। और ये देन स्टोर हो जाते हैं, ये स्टोर हो जाता है किसमें? सेल में, जिसे हम एडिपोसाइट कहते हैं। तो यानी सेल में जो जमा हो गया, उस सेल का नाम हो गया एडिपोसाइट। वो तुरंत में, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट तो किए नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा सा टहल ले, थोड़ा सा घूम ले, इस वजह से आपका एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स जमा होते रह गए। अब आप मुझ पर अप्लाई मत करना, मुझ पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं आप ही के लिए, जिसके चक्कर में ये स्थिति है हमारी। अब देखो जी, यहाँ पर पहले ऐसे नहीं थे। आइए थोड़ा सा यहाँ पर आगे लगाया जाए। यहाँ पर अगर इसी चीज को हम यहाँ पे फिगर में देखें तो क्या था? मेरे पास एक फैट स्टोरेज एरिया था, एक ऐसा सेल था जिसके पास की फैट स्टोरेज एरिया था, यानी भर सकते थे फैट। अब देखो खाए पिए फैट को न्यूट्रिएंट्स के रूप में लिए हैं, अब वो यहाँ पर एक्स्ट्रा मात्रा में आके जमा तो होगा, जमा जब आएगा घुसेगा तो इसके न्यूक्लियस को कहेगा ए भाई साइड हो, साइड हो, हटो हटो हटो, उसको हटा दिया। ये जो इसका माई बाप है इस सेल का न्यूक्लियस, उसको भी साइड कर दिया, देख रहे हो, यहाँ साइड कर दिया, और खुद खुद घुस के बैठ गया। बात समझे? खुद घुस के बैठ गया। तो ये है फैट का नेचर। फैट जो है देखो घुस के बैठ गया इसके अंदर। तो अब जो घुस के बैठ गया, तो ये क्या है? क्या एडिपो मतलब फैट, साइट मतलब सेल, तो एडिपोसाइट हो गया। एक ऐसा सेल जिसमें कि पूरा फैट ही फैट है,
भरा हुआ है पूरा फैट। ठीक है, अब यही फिगर यहाँ पर है, जो उस समय फिगर हम काट दिए थे, नहीं दिखाए थे। अब देखो लिखा हुआ एडिपोज टिश्यू। अब इसमें एडिपोज टिश्यू में तो बहुत सारे सेल होंगे, उसमें से किसी एक सेल को पकड़ लीजिए, जैसे इसी सेल को पकड़ लीजिए तो आपको दिखाई पड़ेगा इस सेल में क्या है। देखो न्यूक्लियस यहाँ पर है, अब बाकी ये क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है फैट, ये फैट भरा हुआ है। देख लो यहाँ कर रहा है फैट स्टोरेज एरिया, यहाँ फैट भरने वाला जगह है, और बेचारा न्यूक्लियस तो यहाँ मर रहा है किनारे में। समझ गए, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये उसी प्रकार से ये भी सेल है, ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल है, तो बहुत सारे सेल का गुच्छा टिश्यू है। तो ये एडिपोज का लोकेशन कहाँ है और फंक्शन क्या है, देखो बहुत अच्छा इसका लोकेशन है, बहुत अच्छा फंक्शन भी। अब लोकेशन का कहेंगे तो स्किन के जस्ट नीचे ही पाया जाएगा, यानी स्किन के नीचे पाया जाएगा। लेकिन स्किन के नीचे कहाँ पे पाया जाएगा, बात करते हैं कहाँ पे पाया जाएगा, अराउंड। अगर हम बात करें इसके इस लाइन को पढ़ने से पहले कि हमें बहुत हानि अगर कर रहा है तो लाभ भी देता है फैट। कैसे हानि किया आप समझ गए, कैसे लाभ देगा वो समझिए। आपको लगता होगा कि लोग मोटे हो गए या कुछ भी हो गए, चलो ठीक है, वहां तक बात तो हम समझते हैं। लाभ क्या है जानते हो, लाभ ये है कि वह व्यक्ति जिसके शरीर में फैट है उसके सभी ऑर्गन जो है, आंतरिक ऑर्गन यानी कि विसरल ऑर्गन जो आंतरिक अंग है, उस पर भी फैट चढ़े हुए हैं। अब बताओ किसी भी प्रकार से वो आदमी गिर जाता है, चोट लग जाता है, आंतरिक झटका लगता है, कुछ भी लगता है अंदर में, तो उसके वो अंग जो है जल्दी डैमेज नहीं होंगे, वो फैट संभाल लेगा। या शरीर में जो फैट है वो भी चोट लगेगा तो थोड़ा फैट संभाल लेगा, मसल हमारा नहीं खराब होगा, हड्डी हमारा खराब नहीं, वो बच जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारे शरीर की सुरक्षा भी फैट कर देती है। तो अराउंड विसरल ऑर्गन जो आंतरिक ऑर्गन है जैसे कि किडनी, उस पर क्या होता है, एक्ट करता है। मतलब एक्ट करता है, किस प्रकार से एक्ट करता है, एक्ट एज के रूप में, एज मतलब के रूप में, तो एक्ट मतलब होता है एक्टिंग करना, एक्टिंग करता है, किस रूप में एक्टिंग करता है, किस रूप का एक्ट करता है, किस रूप का भूमिका निभाता है, तो कह रहा है कुशनिंग के रूप में, यानी तकिया की तरह। तकिया की तरह कि जैसे तकिया पे गिर जाएंगे तो चोट नहीं लगेगा, वैसे तकिया की तरह वो कुशनिंग की तरह काम करता है फैट। कि भैया अगर अंग गिरा, अंग पर चोट लगा, कोई बात नहीं, अंग पे चोट नहीं लगा, फैट में लगा है, अर्थात कुशनिंग। और शॉक एब्जॉर्बर है वो, यानी कि शॉक को, यानी चोट चपेट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेता है, कहता है फैट पे लगा है, अंदर थोड़ी चोट लगा है। एक्ट एज इंसुलेटर, एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। इंसुलेटर का मतलब हीट का लॉस नहीं होने देता है, शरीर से बाहर हीट नहीं निकलने देता है, गर्मी अंदर में रहे। इसलिए ठंडी के दिन में पतला दुबला आदमी को ज्यादा ठंडा लगेगा, गर्म आदमी जो रहेगा, मतलब सॉरी मोटा आदमी जो रहेगा उसको ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा। कारण है क्योंकि मोटे आदमी के पास में फैट है, तो उसको बचा हुआ रहेगा। तो हीट एब्जॉर्बर भी है ना, हीट एब्जॉर्बर नहीं, इंसुलेटर ना है, तो प्रिवेंट करता है, बचाता है हीट लॉस होने से। तो मोटे मोटे आदमी को ठंडी कम लगेगा, समझ रहे हो कि नहीं बात, क्योंकि हीट शरीर में ही है, निकलने दे नहीं रहा है। तो इन सम, और गर्मी में देखोगे उसको गर्मी कितना लगेगा फिर। इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में जैसे कि व्हेल मछली जो है, उसमें देखोगे थिक लेयर होता है, यानी मोटी मोटी परत होता है, किसका, फैट का, जिसको हम लोग बलबर कहते हैं, ब्लबर 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 कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। ये स्किन के नीचे होता है, वो इसलिए रहता है इसी रूप में कि हीट को एब्जॉर्ब कर, क्योंकि पानी में है ना मछली, तो हीट को उसको रोकना पड़ता है कि हीट कहीं शरीर से बाहर, क्योंकि जो आपका व्हेल मछली बहुत पानी के गहराई में रहता है नीचे। अब वो क्या है ना कि व्हेल मछली के शरीर से अगर टोटल हीट निकल जाएगा बाहर तो मर जाएगी, क्योंकि पानी तो ठंडा है। तो उसको बचाने के लिए उसके शरीर में मोटा सा थिक लेयर होता है फैट का, जो कि इंसुलेटर की तरह काम करता है। और ये जो थिक लेयर होता है फैट का उस स्किन के नीचे, वो ब्लबर कहलाता है, ब्लबर कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे स्किन के नीचे ये भी उसी प्रकार से पाया जाता है। चलो ये तो बता ही दिए, ये टॉपिक हो गया है। अब हम लोग जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। क्या है सर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, हमको याद नहीं आया, कहां से ये आ गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बस वहीं से आया है जहां से आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू आप लाए हैं। कनेक्टिव टिश्यू के पहले प्रकार को आपने कंप्लीट किया कंप्लीटली, अब दूसरे प्रकार में आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड पढ़ लेंगे, उसके बाद आज की क्लास को छोड़ देंगे। स्केलेटल फ्लूइड ब्लड ये सब वहां पर आगे हम देखेंगे अगले क्लास में। चलिए जी ऊपर चलते हैं, जल्दी से पकड़ते हैं कौन सा गाड़ी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू वाली गाड़ी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये कहा गया है कि सेल जो होते हैं और फाइबर जो होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत ज्यादा घुसे घुसे एकदम रहते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ठूसे ठूसे रहते हैं। किसमें, मैट्रिक्स में। ओ इसीलिए डेंस है, मतलब पतला पतला पानी जैसा। इस बार रसदार सब्जी नहीं है, इस बार जो सब्जी है वो पूरा गाढ़ा सब्जी है, एकदम रस काफी अच्छा है,
ऐसे लेकर खाने का मन कर रहा है ना, वो वाला सब्जी है। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, पैक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, यानी सघनता से पैक है। कौन? आपके सेल, आपके फाइबर एक दूसरे में मैट्रिक्स में घुसे हुए हैं, मैट्रिक्स में डूबे हुए, यानी पानी कम है और उसमें गोभी और आलू ज्यादा है, और इतना ज्यादा है, इतना पानी कम है, तो एकदम लग रहा है कि एकदम सटपट सटपट वाला जो होता है सब्जी है ना, वो वाला सब्जी लग रहा है। कॉम्पैक्ट पैक्ड यानी डेंस यानी सघन, और इसमें मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है, वहां मैट्रिक्स ज्यादा है, यहाँ मैट्रिक्स कम है। ये दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के हैं, एक है रेगुलर, दूसरा है इर्रेगुलर। नाम ऐसा क्यों है आप फिगर से ही समझ जाओगे। आप खुद देखो, पहला फिगर रेगुलर वाला है, आप इसको रेगुलर क्यों कर रहे हैं? सर यहाँ सजावट किया हुआ है सर, 2 गो यहाँ, फिर 2 गो यहाँ, फिर 4 गो यहाँ, फिर 4 गो यहाँ, यानी एक जैसा ही है। और इरेगुलर में देखो, जैसे मन तैसे इधर उधर है। अब क्या है आप समझ गए, यहाँ पर ये है फाइब्रोब्लास्ट, ये क्या है? फाइबर है, ये फाइबर है और ये फाइब्रोब्लास्ट है। ओ, तो सेल के रूप में इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है। हाँ देख लीजिए, फाइब्रोब्लास्ट होता है, खूब अच्छे से सजे सजे है फाइब्रोब्लास्ट, है ना, अपने अपने जगह पर। और उसके बाद आप देख रहे हैं फाइबर है, जबकि इसमें देखिए, इसमें कहीं भी फाइब्रोब्लास्ट है, कहीं भी फाइबर, कोई ढंग नहीं है, जैसे मन तैसे घुमा दिया गया। तो ऐसे स्थिति में आप कहोगे कि ये इरेगुलर हो गया, तो ये इरेगुलर हो जाता है, ठीक है, ये इरेगुलर हो जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप लोग हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हाँ इरेगुलर क्यों बोला गया। तो डेंस इरेगुलर इसलिए बोला जाता है, डेंस इरेगुलर इसलिए बोला जाता है। और इरेगुलर वाले में ध्यान रखना है, ज्यादातर कोलेजन ही पाया जाएगा, ज्यादातर क्या पाया जाएगा आपको? फाइब्रोसिस्ट या फाइब्रोब्लास्ट जिसको कहते हैं आप, फाइब्रोसिस्ट बोलो, सिस्ट मतलब होता है सेल, फाइब्रोब्लास्ट बोलोगे तो सेल का नाम हुआ, बात वही है, फाइब्रोसिस्ट बोलो या फाइब्रोब्लास्ट। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट है उससे ज्यादा फाइबर ही पाया जाएगा इसमें, मोस्टली कोले नहीं, उससे ज्यादा नहीं पाया जाएगा, मोस्टली फाइबर जो पाया जाएगा, कौन सा फाइबर पाया जाएगा ये बोला गया। तो सबसे ज्यादा जो फाइबर पाया जाता है वो कोलेजन नाम का ही फाइबर इसके अंदर पाया जाएगा, यही बोला गया। तो आप ध्यान रखना है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के हो गए, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, एकदम घुसे घुसे पैक्ड है, एक है रेगुलर, एक है इरेगुलर। जो रेगुलर है उसमें एकदम अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, जो इरेगुलर है उसमें अरेंजमेंट अच्छा से नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। रेगुलर की तरफ क्या लिखा हुआ है कि फाइबर्स जो होते हैं, जो सेल होते हैं, ये पैरेलल, पैरेलल मतलब अच्छे से समानांतर रूप से, या फिर कह सकते हैं रेगुलर क्या होते हैं? ओरिएंटेड होते हैं, अच्छा से सजे हुए होते हैं, पैरेलल या रेगुलरली ओरिएंटेड होते हैं, यानी सही से ही सजे होते हैं। जबकि यहाँ सेल और फाइबर जो है वो रैंडमली ऐसे ही जैसे तैसे सजे हुए हैं, ओरिएंटेड है। और इसका एग्जाम्पल स्किन है, और इसका एग्जाम्पल है लिगामेंट और टेंडन। अब लिगामेंट टेंडन भी क्या है अब समझते हैं, पहले स्किन वाला हिस्सा को समझ जाइए। यहाँ पर कि भैया स्किन के बारे में क्या बोला गया है, कि यहाँ पर कहा गया है कि हम लोग पढ़े थे, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, उसके बाद एपिडर्मिस होता है, इसके बाद होता है डर्मिस, और नीचे में होता है हाइपोडर्मिस। तो आप जानते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को और डर्मिस को स्किन बोलते हैं, इसी को आप स्किन बोलते थे, इसी को आप लोग स्किन बोलते थे। अब यहाँ पर आप इसको स्किन बोल रहे हैं, अर्थात ये आपके स्किन है ना, ये आपकी स्किन है, और उसके नीचे यहाँ पे मसल्स है, बीच में क्या है? एरियोलर सिटी, जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो हाइपोडर्मिस में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि डर्मिस में आपका डेंस इरेगुलर है। ओहो, मतलब स्किन के सबसे निचला वाला जो है डर्मिस, उसमें पाया जाता है डेंस इरेगुलर। अब समझ गए सर, नीचे में मसल, मसल के ऊपर रहेगा एरियोलर, यहाँ एरियोलर का स्पेलिंग भी गड़बड़ हो गया, एरियोलर आप सुधार लेना। अब यहाँ तक हाथ से लिखा हुआ फिर से लिखा है, ये गड़बड़ हो चुका है, तो आप इसको सुधार के लिखना, एरियोलर में RE होगा। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, तब जाके एपिडर्मिस होगा, तब जाके स्ट्रेटिफाइड होगा। तो हमारे स्किन में इतने सारे लेयर थे, हम तो जान ही नहीं रहे थे, लेकिन स्किन में 2 ही लेयर है मुख्य रूप से, एपिडर्मिस और डर्मिस का। और इसी एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस होता है उसमें डेंस इरेगुलर पाया जाता है, ठीक। और उसके नीचे जो होता है हाइपोडर्मिस, उसमें पाया जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और उसके नीचे मसल्स होते हैं। सिंपल सा बात है। तो स्किन इसके एग्जाम्पल में आ गया इरेगुलर वाले में। रेगुलर वाले में कौन कौन एग्जाम्पल आया? लिगामेंट और टेंडन। तो लिगामेंट जो होते हैं वो बोन और बोन को जोड़ते हैं, देख लीजिए 2 हड्डियां हैं, दोनों हड्डी को जो जोड़ रहा है उसको लिगामेंट बोल रहे हैं। 2 हड्डी है, एक हड्डी देख रहा है ये है, एक हड्डी ये है, और इस दोनों को इधर से और इधर से जो जोड़ा है इसी का नाम क्या है? लिगामेंट। तो हड्डी हड्डी को जिस टिश्यू के द्वारा जोड़ा जाता है वो है डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू के द्वारा जोड़ा जाता है, किसको?
हड्डी और हड्डी को, और हड्डी हड्डी को जोड़ने वाला चीज को क्या बोलते हैं, उस वस्तु को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। जबकि हड्डी और मसल को, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मसल को अगर बोन के साथ जोड़ा जाए, हड्डी को मसल के साथ जोड़ा जाए, ये जो हमारा हाथ है और जो हमारा मसल है, ये दोनों जो जुड़ा हुआ है, किसकी मदद से, टेंडन की मदद से, टेंडन की मदद से। कई लोग मुर्गा उर्गा खाते हैं, वो ज्यादा मुर्गा को पका देंगे तो हड्डी अलग और क्या हो जाएगा, अलग, आपका टेंडन अलग, मतलब ये टेंडन टूट गया अगर, तो उसका हड्डी अलग और मसल अलग हो जाएगा। तो वहां टेंडन नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन ज्यादा गला दीजिएगा तो टेंडन टूट गया, टेंडन टूट गया तो हड्डी अलग हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो है मसल्स वो अलग हो जाएगा। तो मसल्स और बोन किससे जुड़ा होता है, हड्डी और मसल्स और बोन किसके माध्यम, ये जो हड्डी है यानी हड्डी और ये मसल है किसके माध्यम से जुड़ा है, तो टेंडन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, टेंडन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ध्यान से याद रखिएगा, ये मसल्स है, ये बोन है, ये दोनों को जो जोड़ के रखा हुआ है टेंडन, वो क्या है, टेंडन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और ये कनेक्टिव टिश्यू के एक प्रकार में से है, और इसके दो प्रकार होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। इरेगुलर में रेंडमली ऐसे ही सेल और फाइबर बिछे हुए हैं, जबकि रेगुलर में एक अच्छे से पैरेलल तरीके से, रेगुलर तरीका से बिछा हुआ रहता है। और इसके एग्जांपल टेंडन और लिगामेंट, इसके एग्जांपल स्किन है। ये स्किन में कहाँ पाया जाएगा, डर्मिस वाले इलाके में पाया जाएगा, जबकि लिगामेंट जो होता है वो बोन बोन को, हड्डी हड्डी को जोड़ता है, और जो टेंडन होता है वो मसल और बोन को जोड़ता है। ये फिगर भी आपको बनाना है, आपके कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, चाहे आप कॉपी सीधा करके बनाओ, चाहे आप टेढ़ा करके बनाओ, मतलब कि पोर्ट्रेट मोड में बनाओ, चाहे लैंडस्केप मोड में बनाओ, ये बनाना आप ही को है। अब देखो यही चीज आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सजावट जैसा लग रहा है। ए नंबर में डेंस रेगुलर लिखा हुआ है, तो ये डेंस रेगुलर का चित्र है। यहाँ जैसे तैसे इधर उधर है, तो इरेगुलर का ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो आप वहां पर एग्जाम में अगर आपको पूछे तो थोड़ा सा लग भी रहा है कि सही से पढ़ा है, उतना तो बेहतर नहीं जितना बेहतर हमने बना दिया। यहाँ तो थोड़ा बेहतर और बनना चाहिए था, तो फिर भी ठीक ही है। पर यहाँ तो इधर उधर किधर है पता नहीं चल रहा है अच्छा से। तो कोलेजन फाइबर देखो, इसको बोल रहा है ये पतला सा जो धागा है कोलेजन फाइबर, तो खूब अच्छे से कोलेजन फाइबर हर एक जगह है। और यहाँ देखो कोलेजन फाइबर रेड कलर से दिखाया था कि इधर एक उधर मुंह एक उधर किया हुआ है, यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे ही मुंह है सब जगह। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये हम लोग अच्छे से समझ गए कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ लाइनिंग पढ़ लेते हैं, जो लाइन लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। अभी वहां पर भी यही लाइन था, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनके पास फाइबर लूजली अरेंज होते हैं, सेमी फ्लूइड में ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। यहीं तक हम लोग पढ़े थे। अब आगे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के लिए एरिओलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे में। हम अभी दिखाए थे फिगर बना के, स्किन के नीचे कहाँ होते हैं, मसल्स और डर्मिस के बीच में हाइपोडर्मिस में होते हैं। हाइपोडर्मिस में क्यों बैठे रहते हैं वहां पर, क्योंकि वो स्किन को और मसल को दोनों को जोड़ के रखे। अच्छा, इसके अलावा ये सर्व करते हैं सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम का फ्रेमवर्क करता है, सपोर्ट देता है एपिथेलियम को, ढांचा बना के देता है उसको। ये अभी हम बताए थे आपको। इट कंटेन, ये कंटेन मतलब रखते हैं, क्या रखते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, एक ऐसा सेल जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है और सिक्रेट करता है किसको, फाइबर को। तो फाइब्रोब्लास्ट रखता है, और क्या रखता है, और मैक्रोफेजेज और मास्ट सेल को रखता है। एडिपोज टिश्यू के बारे में बोल रहा है कि एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि आप अलग प्रकार का एक और भी है टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लूज वाला, जो कि एडिपोज टिश्यू, जो मुख्यतः बीनीथ मतलब नीचे रहता है, किसके नीचे, स्किन के नीचे। कौन सा स्किन के नीचे, कहाँ पे एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा, स्किन के नीचे। तो स्किन के नीचे वही हाइपोडर्मिस में पाया जाएगा, क्योंकि स्किन के नीचे तो वही इलाका है, और मसल के ऊपर का हिस्सा है। मसल के ऊपर क्योंकि आप जानते हो मांसपेशी के ऊपर ही फैट रहता है। अच्छा, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, यानी कि जो आपका ये एडिपोज टिश्यू है ये स्पेशल काम करता है, क्या काम करता है, स्टोर करने का। क्या काम करता है, स्टोर करने का फैट को। और ये एक्सेस मात्रा में जब आप न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे और उसको यूज नहीं करेंगे तुरंत में इमीडिएटली, तो वही कन्वर्ट हो जाएगा फैट में और स्टोर हो जाएगा आपके टिश्यू में। तो यही आपका फैट की कहानी है जो कि हमने वहां पढ़ाया। तो यहाँ पर हम क्यों रीडिंग मारते हैं, इसलिए कि जो आपको पढ़ाए हैं वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, आप डरना नहीं, ना कि हम आपको इसको समझाने लगे बैठा के, क्योंकि इससे ज्यादा समझा चुके हैं उधर। अब यहाँ देखो आगे, यहाँ पर कहता है कि जो फाइबर है और फाइब्रोब्लास्ट है, ये कॉम्पैक्टली जब पैक हो जाए तो समझ आइए क्या पढ़ने लगे, डेंस
कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ रहे हैं। और इसका जो ओरिएंटेशन होता है फाइबर का, ये शो करता है रेगुलर में भी और इरेगुलर पैटर्न में भी। अगर रेगुलर हो गया तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बन सकता है। अगर इरेगुलर हो गया तो अब कह रहा है कि डेंस रेगुलर वाला जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसमें देखोगे तो कोलेजन फाइबर उपस्थित होता है रो में। रो में मतलब अच्छा से सजा हुआ रो में, और रो मतलब जानते हो पंक्ति बोलते हैं हिंदी में, रो और कॉलम। तो आप कोलेजन फाइबर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, यानी कि फाइबर का बहुत अच्छा बंडल से वहां पर बंडल बना हुआ रहता है, बहुत अच्छे से फाइबर का पैरेलल एकदम समानांतर रूप से। टेंडन जो होते हैं वो अटैच रहते हैं स्केलेटल यानी हड्डी को मसल से जोड़ के रखते हैं, है ना, स्केलेटल मसल को जोड़ के रखते हैं। बोन और यहाँ बोला क्या गया कि स्केलेटल को जोड़ के रखता है। एक बार फिर से मैं यहाँ बोलता हूँ, टेंडन जो होते हैं विच अटैच स्केलेटल, जो स्केलेटल को हड्डी से जोड़ के रखते हैं, नहीं बल्कि हड्डी को क्या बोला गया, हड्डी को मसल के साथ जोड़ के रखते हैं। एंड बोन को जो है लिगामेंट जोड़ के रखते हैं ना, बोन को जो है वो लिगामेंट जोड़ के रखते हैं, जो अभी हमने वहां बताया। विच अटैच वन बोन टू अनदर, है ना, जो लिगामेंट क्या करता है, जो लिगामेंट एक बोन को दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। फॉर यहाँ बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, इस एग्जाम्पल है ये टिश्यू, किस टिश्यू का, ये है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। डेंस के कनेक्टिव में भी रेगुलर का एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया। डेंस इरेगुलर का कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं और बहुत सारे फाइबर होते हैं। मोस्टली क्या रहता है, कोलेजन रहता है, जो अभी हमने बताया भी था। और ये ओरिएंटेड रहते हैं डिफरेंटली, मतलब इधर उधर फैले हुए रहते हैं रैंडमली। और इसी टिश्यू को हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट रहने का स्किन के नीचे। बाकी ये जो कार्टिलेज लिखा है ये आगे का लाइन है जिसको अभी हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, वो आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। आगे देखते हैं अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया गुरुजी, ये कनेक्टिव टिश्यू कहां से आ गया स्पेशलाइज्ड। आइए जरा देखते हैं जी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहां से आ गए। आइए 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 तेजी से तेजी से तेजी से स्पेशलाइज्ड। आप देखिए लूज वाला में आपने एरियोलर पढ़ा, एडिपोज पढ़ा, डेंस वाले में आपने डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर पढ़ा। अब कहाँ आ गए स्पेशलाइज्ड। अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे आज की कहानी इसको, लेकिन डिटेल में अगले क्लास में देखेंगे, अगले जूलॉजी की क्लास में। अब आपका नोट ये आपको बनाना है कि कितना बनाओगे अच्छे से, बाकी आप देख लो। अब मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ बात को, अरे यार स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का बस एक ही स्लाइड और है, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको भी। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलता है, स्पेशल फंक्शन करता है। ओहो स्पेशलाइज्ड इसलिए नाम है, ना पानी जैसा ना पूरा गाढ़ा गाढ़ा, ये बीच वाला कुछ है मैटर, स्पेशल कुछ कैरेक्टर रखता है। ओहो स्पेशल फंक्शन करता है भैया, क्या करता है, सपोर्ट, लाइक सपोर्ट फॉर्म स्केलेटन सिस्टम। ओहो स्केलेटन सिस्टम को भी बनाता है, ये फॉर्म करता है मतलब बनाता है, सपोर्ट भी देता है और स्केलेटन सिस्टम को बनाता है, यानी हमारे शरीर के कंकाल तंत्र को बनाता है। ट्रांसपोर्ट करता है गैस का, तो नया नया काम सुने, तो अभी तक नहीं सुने थे। हाँ हमारे गैस को इधर उधर पहुंचा रहा है, जो सांस खींच रहे हैं वो गैस को पहुंचा रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमें, और स्केलेटन सिस्टम को भी ये बना रहा है। वाह वाह वाह। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो दो प्रकार के हो गए, एक हो गया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसके भी दो प्रकार थे, बोन्स और कार्टिलेज। और इसके भी दो प्रकार थे, एक ब्लड एक लिम्ब। अब इसके बारे में हम लोग आगे के डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन स्केलेटल सिस्टम जो होता है, ये जानते हो स्केलेटल सिस्टम में बहुत कठोर चीज है ना, बहुत कठोर, कोई फ्लूइड कोई लिक्विड तो है नहीं, इसलिए उसके पास कोई फाइबर होता है, हाँ होता है, फाइबर तो होता है, फाइबर होगा, लेकिन जो मैट्रिक्स होगा ना, जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा, जो मैट्रिक्स होगा लिक्विड रूप में नहीं, सॉलिड रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। इससे तो हड्डी रहता है, तो सॉलिड वाला चीज है हड्डी, क्या हड्डी सॉलिड वाला चीज है। लेकिन जो आपका फ्लूइड है, जैसे आपके पास लिम्फ है या ब्लड है, वो फ्लूइड रूप में रखते हैं अपने मैट्रिक्स को, यानी जो उसके इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं, मैट्रिक्स जो होते हैं, वो फ्लूइड के रूप में रहते हैं, यानी बह सकते हैं, बह सकते हैं। लेकिन इसका सॉलिड है तो बह नहीं पाएगा, तो इसका बह नहीं पाएगा मैट्रिक्स, और इसका मैट्रिक्स बहता है। इसके पास कोई भी फाइबर सिक्रेट होने वाला नहीं है, इसके पास कोई फाइबर नहीं है। तो ये सिंपल सा बात है, इसको आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कम से कम वीडियो को अच्छे से देखो। फिर हम लोग मिलेंगे जूलॉजी के अगले क्लास में। जूलॉजी के क्लास में अभी समय है, आप जान रहे हो 2-3 दिन का, तो आराम से आप इसको तैयार कर लो
और तैयार करके एकदम पूरे अच्छे से रख लो, ताकि आप जब फिर मिलो तो ये सब पूरा एकदम दिमाग में, मस्तिष्क में याद रहे। और इसको 2-3 बार कम से कम देख लेना वीडियो को दोबारा से। एक बार तो पूरा 1x पे देखो अभी जो देख रहे हो, उसके बाद 2x पे 2-3 बार देख लेना, 3 बार देख लेना 2x पे। इसके बाद 1-2 बार आप सेट मार लेना, इसके D3 को मार लेना, D3 आपको मिल जाएगा। इस पर बहुत अच्छा से आपको मिलेगा। टेस्ट वगैरह आप कर लेना, 2-3 बार अटेम्प्ट करना, जैसे मैंने आपको पूरा प्लान बताया ऐप पर वैसे करना। लेकिन एक बार जल्दी से मैं आपको इसका रिवाइज करवा देता हूं, ताकि याद आ जाए जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है। तेजी से रिवाइज हो जाना चाहिए जितना भी पढ़ाया, क्योंकि कहीं दिमाग से निकल गया फिर दिक्कत होगा। तो शुरुआत से एकदम से रिवाइज हम आपको करवा देते हैं। देखिए जी, हम लोग सबसे पहले आज क्या स्टार्ट किए, हम लोग जानते हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आपका एक कनेक्शन होता है दो सेल के बीच में, और यह सपोर्ट करता है दोनों सेल को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे सबसे ज्यादा ये एपिथेलियम में देखने के लिए मिलता है, बाकी अन्य टिश्यू में भी देखने के लिए मिलता है। सेल जंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टाइट जंक्शन, एक होते हैं एडहेरिंग जंक्शन, एक होते हैं गैप जंक्शन। जो टाइट जंक्शन होते हैं वो लीकेज से बचाव करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा पार्टिकल मॉलिक्यूल कुछ भी ऐसा हो वो दोनों सेल के बीच से नहीं गुजरे, बल्कि सेल को होते हुए बेसमेंट तक जाए। अधेरिंग जंक्शन वो होते हैं जो कि दोनों अधेरिंग जंक्शन वो होते हैं जो कि दोनों जंक्शन सॉरी अधेरिंग जंक्शन वो होते हैं जो कि दोनों सेल के ऐसे अटैचमेंट रखते हैं, मतलब वो दो सेल को ऐसे जोड़ के रखते हैं कि दोनों चिपका हुआ रहे और एक दूसरे से सिमेंटिक करके रखे, अर्थात एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ रहे, पैक रहे, लॉक रहे। तीसरा होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन वे जंक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक सेल का दूसरे सेल के साथ बातचीत हो रही होती है, यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या होता है साइटोप्लाज्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, इधर के मॉलिक्यूल उधर और इधर के मॉलिक्यूल इधर आ जाते हैं। अगला हम लोग देखें कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा शरीर में पाया जाने वाला टिश्यू है, और ये सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे शरीर में। कनेक्टिव टिश्यू में मुख्य रूप से 2 चीज पाए जाते हैं, एक है मैट्रिक्स, एक है सेल। मैट्रिक्स 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है 3 प्रकार के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो भी 2 प्रकार के हैं, एरियोलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 प्रकार के हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड भी 2 प्रकार के हैं, एक है आपका स्केलेटल, एक है फ्लूइड। जो स्केलेटल है वो बोन कार्टिलेज हो जाएंगे, जो फ्लूइड है वो ब्लड और लिम्फ हो जाएंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू उसे कहेंगे जो कि पूरा सेल और फाइबर उसमें लूजली मैट्रिक्स में पूरा घूम रहा हो, इधर उधर एकदम ढीला ढाला, यानी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। और इसके जो पहले प्रकार है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें एरियोल का मतलब होता है स्पेस, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा। इसके अंदर 6 सेल पाए जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, माइक्रोफैज, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और प्लाज्मा बी सेल। जिसमें कि अगर हम बात करें मैक्रोफेज का, तो ये क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को खा के पचा के उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिसके कारण कि हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट जो है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू का है ये हिस्सा। ये ग्राउंड सब्सटेंस वगैरह फाइबर वगैरह को बनाता है। इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और प्लाज्मा बी सेल एक डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है, जो डब्ल्यूबीसी में जानेंगे। प्लाज्मा बी सेल जो है वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। मास्ट सेल जो है वो हमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन जो है वो सिक्रेशन करवाता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, यानी कि हमारे शरीर में फूलने पर, अगर जलन होने पर, रेडनेस होने पर ये मास्ट सेल का ही रोल होता है। जिसमें हिस्टामिन जो होता है वो वेसोडिलेटर होता है, अर्थात तो हमारे नॉर्मल वेसल को मोटा कर देता है। जबकि सेरोटोनिन जो होता है वो मोटा वेसल्स को, यानी कह सकते हैं नॉर्मल वेसल्स को पतला कर देता है। इसका मतलब हो गया हिस्टामिन जो है ब्लड के फ्लो को तेज कर देता है, क्योंकि फैल गया तो ब्लड तेजी से बहेगा। जबकि सेरोटोनिन जो है वो पतला कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो पतला होने का मतलब ही है कि वहां से अब ब्लड कम बहेगा। और हिपेरिन जो होता है वो नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है, यानी कि कोगुलेंट अगर कम है, यानी एंटी नेचुरल है, सॉरी एंटी नेचुरल नहीं, एंटी कोगुलेंट है, तो कोगुलेंट का मतलब होता है क्लोटिंग, तो वो क्लोटिंग नहीं होगा, यानी जमेगा नहीं। अपोजिट हो गया, अपोजिट मतलब एंटी, तो एंटी क्लोटिंग मतलब हो गया क्या भैया, जमने नहीं देगा। हमारे शरीर में एक ऐसा ही पदार्थ घूमेगा जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि
लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास जो होता है दो प्रकार के मुख्यतः फाइबर होते हैं, एक होता है कोलेजन, एक होता है इलास्टिक। कोलेजन जो है वो कोलेजन नाम के फाइबर प्रोटीन से मिलकर फाइबर बना है, और जो इलास्टिक फाइबर है ये इलास्टिन नाम का, इलास्टिन एन लगेगा, इलास्टिन नाम का प्रोटीन से इलास्टिक फाइबर बना है, इलास्टिक फाइबर बना है। तो ये गलत नहीं है, सही है, इलास्टिक फाइबर है, लेकिन ये बना जिस प्रोटीन से वो है इलास्टिन फाइबर। ये उजला कलर का होता है, ये पीला कलर का होता है, इसलिए इसको व्हाइट फाइबर, इसको हम येलो फाइबर कहते हैं। ये बंडल में पाया जाता है, ये अकेले पाया जाता है। ये मजबूत होता है क्योंकि बंडल में ये अकेले है, इसलिए इलास्टिक होता है यानी लचीला होता है। इसके अलावा ये ब्रांच में नहीं होता है, ये सीधा सीधा होता है, ये ब्रांच इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रेटिकुलर फाइबर भी पाए जाते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है यानी लचीलापन देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एरियोलर टिश्यू जो है वो पाए कहाँ जाते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे कहाँ पर, एरियोलर आपको हाइपोडर्मिस में दिखाई देंगे, यानी डर्मिस के नीचे यानी स्किन के नीचे कह सकते हैं। और वो जोड़े रखते हैं स्किन और किसको, मसल्स को, स्किन और मसल्स को जोड़े रखते हैं बीच में रखकर। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसमें स्टोर रखने का क्षमता, स्टोर करने का क्षमता है। किस चीज को स्टोर करने का, फैट को स्टोर करने को। फैट क्या है, फैट जो है हमारे न्यूट्रिशन जो होते हैं एक्सेस मात्रा में लिए हुए, अगर वो तुरंत डाइजेस्ट हम उसको नहीं कर पाते हैं, तुरंत उससे हम क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसको हम अपने शरीर में काम नहीं करवा पाते हैं उससे, तो इसका मतलब है कि वो फैट के रूप में हमारे ही सेल में स्टोर हो जाएगा, और जिस सेल में स्टोर होगा उसी को एडिपोसाइट कहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको बताया था। और ये जो है आप कई बार बहुत बेहतरीन भी काम कर जाता है ये एडिपोसाइट, क्योंकि हमारे किडनी वगैरह, लंग्स वगैरह कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे चोट चपेट में हमें बचाव करते हैं। ये इंसुलेटर की तरह भी कार्य करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वेल मछली के शरीर को आप उतना देर पानी रहने के बावजूद भी, पानी में, गहरे पानी में रहने के बावजूद भी जीवित रहता है, क्योंकि अंदर जो एडिपोसाइट लगा हुआ है, मोटा सा परत लगा हुआ है, जिसके वजह से क्या है, वो जिसको बल्बर कहते हैं, बल्बर नाम का क्या है, ब्लबर नाम का क्या है, पूरा एक मोटा सा थिक लेयर रहता है चढ़ा हुआ, जो कि बचाता है बाहर निकलने से उसके हीट को। अब आता था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का था, रेगुलर और इरेगुलर। डेंस मतलब होता है घुसा हुआ, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा यहाँ पर, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होगा उसमें पैरेलली फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एकदम रेगुलरली जो है फाइब्रोब्लास्ट जो है दोनों, फाइब्रोब्लास्ट दोनों अच्छे से रहेंगे सजे हुए, जबकि इरेगुलर वाले में नहीं सजे हुए रहेंगे, अच्छे से जैसे तैसे सजे हुए रहेंगे। लेकिन फाइबर जो पाए जाएंगे मोस्टली कोलेजन नाम का यहाँ पे फाइबर पाया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल जो है लिगामेंट और टेंडन है। लिगामेंट जो है हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, जबकि टेंडन जो होता है मसल और बोन को जोड़ता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें इरेगुलर का, तो इरेगुलर जो होता है वो स्किन के नीचे पाया जाता है, मतलब स्किन में पाया जाता है, सीधा सीधी कहे स्किन ही है ये। और क्या, स्किन में भी कहाँ पाया जाएगा, डर्मिस में पाया जाएगा, यानी निचला हिस्सा जो स्किन का होता है। अब इसके बाद जो अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं, स्पेशल फंक्शन उसे करने के लिए तो सपोर्ट करेंगे, हमारे हड्डियों को बनाते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम, हड्डी के स्केलेटल सिस्टम को ही बना देते हैं पूरा पूरा। और ये हमारे शरीर में गैसों का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी दो प्रकार का हो गया, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के पहले प्रकार है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, उसमें जो मैट्रिक्स होंगे वो सॉलिड होंगे, जबकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के जो मैट्रिक्स होंगे वो फ्लूइड होंगे, यानी तरल पदार्थ होंगे, तैरने वाले होंगे। जबकि यहाँ पे तैरने वाले नहीं, पूरा ही हार्ड होगा। इसके पास फाइबर होगा, इसके पास फाइबर सिक्रिएट नहीं होगा। इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे बोन्स और कार्टिलेज, इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे ब्लड और लिम्फ। और इस प्रकार से पूरा रिवाइज भी मैंने आपको करवा दिया। आप एक बार अगर कोई टॉपिक नहीं समझ होंगे इसमें से तो दोबारा से वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।